सही है। चलो भाई बाकी बच्चे भी हम लोग चेक करो। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाई का मान 2πx पर होता है। हाँ बजाज जी आप चाहो तो नाइट्रोजन साइकिल समझा सकते हो इससे, अगर आप चक्कर से समझाना चाहो, है ना। अभी दे रखो जैसे हम ठीक। जैसे कि आपने देखा है साइकिल, सबसे पहले इसको घुमाते हैं करके। अरे याद हो गई होगी, अब तो रट गई होगी। इसमें क्वेश्चन आया मेंस में, बनाने को आती पूरी, और बनाने के बाद ये लिखना पड़ता है कि जब भी जिन जगहों पर राइजोबियम नहीं होता वहाँ फ्री लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं, समझ गए, ये घूमते रहते हैं, यही इसको ब्रेक कर देगा। और याद भी क्या आसान भी है, अब तो रट गई होगी। गुड ले या वो चमका दिए मेरा आप, तो हमने बेसिक कर दी है ना, आपने बढ़िया बनाई थी, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी ना, लाइन बना के और रंग बना रही हो क्या बात है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने मतलब जी मेरी सिक्योरिटी बुरी ना हो। नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले सबसे पहले ये वायुमंडल है, बनाएगा तो नाइट्रोजन अभी एक बार और समझें नाइट्रोजन विशेषण ऑल द बेस्ट। हाँ बजाज जी समझाएं आप, प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, बस आपने मुझे भेजा था वैसे बना के। चलो फिर वापस से आ जाते हैं ना, इसी बैठो, आ जाओ आ जाओ। नाइट्रोजन चक्कर लाए बना के तुम लोग, गुड। और भी आ रहे बच्चे, मुझे लग रहा है कि आए तो ग्राउंड गेट से सीधे थे, लेकिन इधर मुड़ने की जगह सीधे ही चले थे। कार्यक्रम आ जाते हैं, हो सकता है 2-4 भी हो। मुझे भी यही डर कि फार्म भर चुका हूँ। 51,000 रुपये मिलते हैं, सामान मिलता है क्या बदला हम टैबलेट के लिए, यही सोचो, टैबलेट के लिए 51,000 रुपये लेके दूसरी लड़की की जीवन बर्बाद करोगे तुम, अब बाद में टैबलेट खेलोगे उसके साथ। हमारे यहाँ का एक लड़का, उसने 2 जगह से ली है, एक तो अपने यहाँ पीली से की थी, ये सब साइड से, 2 डबल फायदा मिला वो, सही करा उसने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, है ना। नहीं इधर का इधर था वो लड़का, और लड़की उधर की थी, तो उधर लड़की वाले ने फॉर्म भरा, इधर से नहीं भरा। अरे बजाना है। चलो भाई जो जो बच्चे आ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र बना के ले आए हैं, गंदा कपड़ा भाई, मैं बोला भैया ना थोड़ा लिख दे, क्या ही बुलाओगे मुझे, हमने एक बोर्ड पर रखवा के सही बात है, बजाज जी ने पूछा था उसको। चलो तो कल नाइट्रोजन चक्र हम लोगों ने, कल से पहले 2 दिन पहले नाइट्रोजन चक्र को अच्छे से पूरा कर लिया था, जितने लोग यहाँ बैठे सब बना के लाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो नाइट्रोजन चक्र के अंदर मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी है कि कभी कभी नाइट्रोजन बिजली से भी फिक्स हो जाती है, बना के लाए नाइट्रोजन चक्र, गुड। अब बैठो, कभी कभी नाइट्रोजन पेड़ पौधों में बिजली गिरने से भी फिक्स हो जाती है। कोई बता सकता है कि बिजली गिरने से नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो सकती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, गुड, थोड़ा ठीक जा रहा है और बिल्कुल सही, वो करते हैं शॉर्ट और बंद करता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा पहले तो ये बताओ, कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना बादल से होता है ना, कि वर्षा से पूर्व आप देखते हो कि बहुत तेज बारिश आने से पहले एक चमक हुई और आवाज आई। पहले तो साइंस पूछता हूँ तुमसे कि साउंड ज्यादा तेज ट्रेवल करती है या लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करती है? पहले क्या दिखता है, पहले आवाज आती है कि चमक दिखती है? पहले आवाज आती है। साउंड की कोई स्पीड बता सकता है? नई चीज बताता हूँ तुम, साउंड की स्पीड कितनी है? 333 मीटर प्रति सेकंड, याद रहेगा, क्योंकि ये इसलिए होती है, जो मिसाइलें होती है वो मैक पे काम करती हैं, और मैक का मतलब साउंड से तेज पे काम करती हैं, तो ये कहता है 333 वाला। इसको एक बार गूगल करना, सब लोग बच जाएगा, ठीक है? तो नॉन समझ आएगा। 328 हाँ 328 पढ़ी थी, हाँ 333 पढ़े। चलो आ जाओ, अब ध्यान देना होता क्या है। हाँ ये तो बताओ कोई आगे कि बादल जो है वो भैया उनसे लाइटनिंग क्यों निकलती है, बिजली क्यों कड़कती है? ये बताओ, ये तो बेसिक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, छठे साथ में पढ़ाया नहीं है ये नहीं पढ़ा है क्या? आ जाओ, नाइट्रोजन चक्र बना के लाए होमवर्क, कौन सा चैप्टर सर नहीं आ ग्रुप में, ग्रुप का मतलब जो है, हाँ तो उसमें पढ़ना, तो टाइपिंग फोबिया है क्या है, पढ़ते नहीं? ज्योग्राफी जो थी, जाओ पहले जरूरी बात, हाँ चक्र नहीं बनाया, आज शाम तक चक्कर भेज देना व्हाट्सएप पे मुझे, वरना वहाँ वाले ग्रुप से भी निकाल दूँ सीधे, फिर बाद में उसको लगता है निकाल दिया। सर परसों पढ़ाया था। हाँ परसों भी नहीं, 2 दिन पूर्व। हाँ लग रहा है मोटी लगाई है तुमने रात।
चलो कोई बात नहीं लेना, लेकिन अच्छा ध्रुव और कलीन, अब आप अभी एग्जाम में तो नहीं बैठोगे, लेकिन ये है कि रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगी। हाँ और आज तो मिसाल से भी आ जाए ज्योग्राफी जो भगवान रोज रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तो सारे सब्जेक्ट टीचर ऐसे तो होते हैं यही तरह। आ जाए तो बिजली कड़कने का बेसिक क्या है? बिजली कड़कने का बेसिक ये है कि जब बादलों के अंदर अत्यधिक जल होता है और बादल जब आराम से घूम रहे होते हैं ऐसे करके, तुम रोड पे घूम रहे हो, तुम्हारे सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, कायदा ये है कि वो लेफ्ट हैंड पे निकल जाए, तुम राइट हैंड पे निकल जाओ, लेकिन तुम्हें अलग ही जोश है, तुम जाओगे और जाकर के घर से घुस जाओगे उसमें। तो जब ऐसे ही दो बादल एक दूसरे से लड़ने के साथ में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब ये होता है कि जो आप ऐसे चलते हो, फिर से रगड़ रगड़ ऐसे, आप समझे? घर्षण ही तो कहते हैं, अब समझ गए? तो ये जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन की वजह से बादल जो होते हैं वो बिजली कड़कती है, समझ गए बात को? और बादल फटने की घटना भी कुछ ऐसी होती है, बादल बहुत ज्यादा उसमें पानी समा जाता है, नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो धड़ाम से फट जाता है उस जगह पर अत्यधिक। आप देखोगे कि क्या होगा, क्लाउड बर्स्ट का केस देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बिजली गिरने से कैसे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन फिक्स हो रही है? कौन बताएगा बुद्धिमान बच्चा? बताओ भाई, वजाहत बताएंगे। ये लो वजाहत, सुनहरा दर्शन, ये देखो, ये भैया तुम्हारे बादल आ जाओ, नाइट्रोजन साइकिल दोनों लोग, तीनों लोग, अरे बैठो भी चेक करें, सही टाइम पे है। हाँ पूछो क्वेश्चन पूछो। इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। हाँ लेकिन समस्या यही है कि मतलब सीधा वेस्ट में नहीं समझा, जैसे अगर पत्तियां जो है उनका सीधा वेट भी डिकम्पोजर भी अमोनिया तक ही ले जाएंगे, अगर रैबिट नहीं भी खाएगा ना तब भी वो डिकम्पोज करके ले जाएंगे तो भी मिट्टी में मिलाने की अमोनिया तक की स्टेज पे ले जाएंगे। यही तो था आपका सवाल। हाँ अगर वो भी आप किसी का भी वेस्ट लिखेंगे तो अगर उस वेस्ट के अंदर ये है तो ये तोड़ देगा अमोनिया में, तो ये चीज ठीक है आपकी। अब सबसे बड़ी बात है उस डायग्राम में मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर लेते हैं, है ना? ये देखो एक डायग्राम अभी मैं दिखा ही रहा था, और वजाहत अब सुनना, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए पेड़ पौधों तक 3-4 प्रकार के काम होते हैं। पहला तो हमारे किसान भाई बहन जो है वो एनपीके का कट्टा डाल देते हैं, पता होगा अच्छे से। एनपीके का कट्टा क्या रेट चल रहा है ऐसे किसान में? 1450 लोग इसे कहते हैं। फिलहाल उर्वरक, हाँ किसान नहीं हो हम तो हैं, चलो उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर, अगर तुम्हारे भाई पौधे में पौधा आया, अब पौधा ये तो कहेगा नहीं खुद ही कि मैं फर्टिलाइजर जाके ले आऊंगा, और तुम्हें चाहिए कि तुम 6 महीने वाली फसल जो है वो 1-1 महीने में काट लो, तो तुम उसमें क्या डालोगे? फर्टिलाइजर। और तुमने जब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल दिए तो तुम्हारी फसल भी बढ़िया होगी। कई बार प्रकृति देखती है किसान बहुत आलसी है, उसका खेत बेकार पड़ा है, ना तो वो फर्टिलाइजर डाल रहा, ना तो खेत के पास खरगोश आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, ना भेड़ बकरी ना बजहात आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, ठीक है? तब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में प्रकृति बिजली गिराती है, और बिजली गिराने से लेकर के, जी हाँ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। मैंने इसीलिए एक बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा था, सूरज तो आज आया नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि ये बताओ बिजली कड़कती ही क्यों है, तो मैंने तो बच्चों को बता दिया कि जब बादल आपस में घर्षण करते हैं, बेसिक ज्योग्राफी है ना। अब ये ज्योग्राफी में नहीं तैयार है तो एनसीईआरटी भी। अब आ जाओ, ये देखो आ जाओ भैया, बादल, अब तुम्हें ये पता होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, है ना? सत्य बात। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का मतलब ये होता है कि जब ये घर्षण करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज, समझ गए? इसका मैं आपको एग्जांपल दिए दे रहा हूँ। वजाहत के अब्बा ने क्या दी बात की, गंगा नहीं मेरे पास, अच्छा स्टैटिक, वो एग्जांपल दे दो। इसका मैं और तगड़ा एग्जांपल दे दूं। वजाहत गए और वजाहत ने घर पे जाकर के कहा कि मैं सामूहिक विवाह में बैठूंगा, तो इनके पापा ने जोरदार बड़े हाथ से चट से थप्पड़ मारा, तो थोड़ी जो गर्माहट होती है वो क्या होती है, वो चार्ज होते हैं, चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव का एहसास होता है, समझ गए? और फिर जनी सही कह रहे हैं कि बचपन में तुमने एक्टिविटी तो करी होगी, कंधा लेके ऐसे ऐसे रगड़ा होगा, फिर कागज के टुकड़े उठाए होंगे और कितने खुश हुए होंगे। हाँ स्केल से, स्केल से। लड़कियां हमेशा सभ्य होती, कोई खराब चीज नहीं करेंगे, वो स्केल भी पल्लवी का नहीं होगा, वो स्केल भी दूसरे का होगा, देखा पेन से भी हो जा रहा है। तो मेरी वाली कैटेगरी को बुस्कट और पेन, पेन नहीं पेन,
मैंने कहा ना मेरी वाली कैटेगरी, तो बाद में सुधार किया मैंने। केसीएमटी जाते थे तो बस में हमने कहा हमें भी दे दो बिस्कुट, तो लड़की ने बिस्कुट। तब उसके बाद मैंने जीवन में बहुत सुधार किया। खैर देखो, तो ये चीज देखना जरा ध्यान से। बादल होता है, बादल पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ इधर देखो, इधर बादल पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव। जब क्या होता है ये चार्ज होते हैं तो भैया हाई एनर्जी फ्लो होता है, और बीच में क्या बह रही होती है? हवा। ये पेड़ पौधे हैं, ये बादल है, ठीक है, सस्ता डायग्राम, और ये बीच में हवा। तो भैया क्या होता है जब इतना चार्ज हो जाते हैं कि एक जैसे आयंस अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो बिजली क्या होती है कि ऊपर से अट्रैक्ट करती है और नीचे आकर के गिर जाती है, हवा को बीच में से हटाते हुए। और जब बहुत तेजी से ये गिरती आकर के, तो कई बार देखा जाता है कि नाइट्रोजन रूट्स में फिक्स हो जाती है। ये भी एक फिनोमेनन है, ये भी एक प्रोसेस है। तो प्रकृति भी प्रयास करती है जब आलसी किसान आ जाए कि हम लाइट स्ट्राइक करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दें। समझ गया? तो एक कारणों में तुम इसे लिख सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्स करने के और क्या क्या कारण है। तो उर्वरकता के लिए फर्टिलाइजर एनपीके का कट्टा लिख देना, लाइटनिंग लिख देना, सीधी सीधी बात। क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस अभी देखना आगे जाके क्या करेगी, सुपोषण कर देगी। अभी तुम्हारे तालाब को पूरा भर देगी, तालाब खराब कर देगी। समझ गए? चलो भाई, तो नाइट्रोजन चक्र में तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। अब हम नाइट्रोजन चक्र के बाद आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और जो बच्चे बना के लाए वेरी गुड, सभी ने ऑलमोस्ट बनाया। मैंने इन लोगों के आने से पहले चेक कर लिया था, खाली कली में ध्रुव रह गए। आज शाम तक ये भी भेज देंगे बना के, है ना। चलो भेज देना, वरना उसमें ग्रुप में एक ऑप्शन आ गया है। चलो देखो, तो ये समझो भैया, एटमॉस्फेयर से लेने के लिए भैया सबसे पहले क्या लगते हैं, ये तीन, साइनो एज़ोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, एज़ोटोबैक्टर, नोस्ट्रो। लेकिन ये हवा से लेने के बाद में क्या सीधे पेड़ तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सर ये परिवर्तित कर देते हैं अमोनिया में। फिर अमोनिया से परिवर्तित करना होता है किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए भी लगती है दूसरी सेना। तो कौन कौन लगते हैं भैया? ये रहे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। ये क्या कर देते हैं? ये कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया NH3 को NO3 में, NH3 को NO3 में। समझ गए? NO3 के बाद क्या हो जाता है? स्वांगीकरण, असिमिलेशन, पेड़ के अंदर चला गया। अब जब पेड़ के अंदर नाइट्रोजन है और उस पेड़ को कोई भी जीव जंतु पशु यानी कि मानव भी खाएगा, तो मानव के पेट में नाइट्रोजन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब जब नाइट्रोजन के बाद सभी को पता है कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसके तहत जितना ह्यूमन वेस्ट हम बनाते हैं सुबह निकालते हैं, कई बार पूरे पूरे दिन निकालते हैं तो समस्या हो जाती है, तो लूज मोशन, है ना, फिर गोली लगती है नॉफ्लक्स टिकेट। क्यों भाई? साथ पीछे। तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है, वो ह्यूमन वेस्ट के लिए भी प्रकृति ने इंतजाम कर रखा है कि उस ह्यूमन वेस्ट में भी यदि कोई गुण होते हैं, और मान के चलो वो सॉइल पर है, तो उस सॉइल से मिट्टी में मिलाने, यानी उस सॉइल को पूरी तरीके से वहां से लेने के लिए तीन की सेना और लगती है वेस्ट को, वेसिलस, प्रोटियस, क्लोस्ट्रिडियम। लेकिन ये भी तीन की मजबूरी है, ये भी सीधे नाइट्रेट नहीं बना सकते, ये भी क्या बनाते हैं? अमोनिया में। फिर अमोनिया से चक्र गया, ये फिर से सेना एक्टिवेट हुई, इसने वापस पेड़ में भेज दिया। लेकिन पेड़ में भेजने से चक्र पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर पेड़ से लिया, पेड़ को दे दिया, तो फायदा क्या है? लिया किससे था? एटमॉस्फेयर से। तो ये 78% वाली जगह में फेंकने के लिए लास्ट सिंगल बैक्टीरिया लगता है, जिसका नाम है सूडोमोनास। क्या नाम है? ये सूडोमोनास भेज देता है बाहर। तो ऐसे करके हमारा चक्र पूरा, इस पूरी साइकिल में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन का भंडार कहाँ है, तो सर नाइट्रोजन का भंडार है एटमॉस्फेयर, वातावरण। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है 78.08% के साथ में। कोई डाउट? समझ गए सर? अगर नाइट्रोजन की बैक्टीरिया भी ना हो तो क्या कर लें? तो भैया कुछ मत करो, तो तुम किसान भाई बन जाओ, फर्टिलाइजर ले आओ। अब सॉइल कार्ड किसानों को दिया जाता है, लेकिन कोई किसान सॉइल कार्ड का यूज करता ही नहीं। क्यों? तेज करते हैं? करते हो? अरे वाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। सॉइल कार्ड हेल्प बताता है कि तुम्हारे खेत की उर्वरकता, बाकी चीजें मेंटेन है। तो किसानों के लिए कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, इससे कॉस्ट कई लोग नहीं भी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और अच्छी क्या कहते हैं, ऐसी फार्मिंग एक्टिविटीज होती है जो व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज अगली साइकिल पे हम चलते हैं भैया। उससे पहले ये और देख लेना, ये छोटी भैया सेना और है। नाइट्रोजन फिक्सर में बैक्टीरिया तुम्हें पता चल चुके हैं, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, लेकिन ये थोड़े से तुम रट लेना। और साइनोबैक्टीरिया जो मैंने लिखवाया है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी ये चार आते हैं। तो ये इसलिए रट लेना क्योंकि यूपीएससी को बड़ा मजा आता है, उसी से फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम निकलता है। तो बीएससी वाले भी बैठ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बीएससी वालों का ज्ञान जांचने के लिए ज्यादा डीप चले जाते हैं। कभी कभी इनका नाम लिख देंगे और कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, साइनोबैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया है। तो इनको ट्रिक बना करके कैसे भी 3-4 बार लिखा के याद कर ले। और ऐसी ये चीजें जो होती हैं, इनको पता क्या बोला करो, इनको बोला करो प्लस पॉइंट। अपने घर की एक अलमीरा ऐसी बनाओ
कि मैं एग्जाम की रात को कुछ कंटेंट उठाऊंगा और सुबह एग्जाम दूंगा, ये वही वाला है। तुम इसे आज पढ़ लो महीने भर में साहब, तो इसलिए तुम्हें एग्जाम से शाम को या 2-3 दिन पहले इसका रट्टा लगाना पड़ेगा। तो रट्टे वाली अलमारी अलग बना दो, उस पर लिख दो रट्टे वाली अलमारी। समझ गए? बढ़े आगे? लिख रहा है, लिख लो। गुड। समझना आया तो पूछ सकते हो, दोनों लोग समझना आया तो कुछ पूछ लो। पीसीएम से पीसीबी बायो से कौन सा खबर आया है? समझ गए? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के नाम ये है, अनावीना, नॉस्टॉक, ठीक है, और भैया टॉलीपैथ्रिक्स। हाँ, मैंने तो ऐसे याद करते हैं सिनॉप्सिस रिक्स और कहना, मतलब जो भी करके याद कर लो। और नहीं याद हो तो नकल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बाई चांस लगे कि हाँ ये आना ही आना है, वैसे तो ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, तो लिख लेना हाथ पाँव। और क्या ही कर सकते। हाँ, क्योंकि ऐसा ना देखो प्रीलिम्स में ही आता है, तो प्रीलिम्स में आपको आसानी है ना कि ऑप्शन पहचाने से लगते हैं, तो प्रीलिम्स ट्रिक्स थोड़ी बहुत काम कर जाती है। सेकंड लास्ट वहां पर बेसिलस से पहले, बेसिलस से पहले ये है भैया अजोस्परिजिलम, फ्रिजिलम, PIRI, जे नहीं है वो एल ही है, वो जे इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो भैया अजोस्परिलिम, और नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद लें, आवाज वाला भी ऑप्शन होता है उसमें। हाँ सही बात, कंफ्यूजन तो होता है। हाँ बाजार समझ में आ गया नाइट्रोजन चक्र? गुड। अभी देखो तुम्हें 2 चक्र और याद कराता हूँ बढ़िया से। जल चक्र नहीं, कार्बन चक्र और फॉस्फोरस। अरे स्लाइड दे दूंगा मैं आज भैया, मैंने इसलिए दी तो नाइट्रोजन चक्र वहां से चोरी कर लेते, फिर भी कर लिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ गूगल पे, लेकिन मैं अपना वाला चक्र नहीं चोरी करवाना चाह रहा था, फिर भी वो कर लिया। क्लास में बनाते हैं हम लोग बैठे थे, अच्छी बात है। बढ़े आगे। लो अभी तुम्हारा दुख खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ और भी है। राइजोबियम बैक्टीरिया के ये देखो सहजीवी परजीवी कहते हैं, एज़ोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, एक क्लोरोबियम भी होता है, एक क्लेरिसेला भी होता है, एक रोडोस्पर्लम भी होता है। ये लिखने नहीं है, लेकिन ये वाली लिस्ट याद कर लेना। इसी लिस्ट से यूपीएससी के प्रीलिम्स में 19-20 में बहुत खेल हुए, समझ गए? नाम उठाया डाल दिया, नाम उठाया डाल दिया, कोई मेहनत नहीं। बस एलिमिनेशन मेथड के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कम नहीं पढ़ना पड़ता, यूपीएससी का उल्टा है। तो चलो भाई अगला एक और चक्र आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसे हम प्यार से कहते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, ठीक है? तो भाई अभिषेक से पूछा गया कि तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है, बोले कार्बन, तो क्या ये सत्य बोलना है? आइए जांचते हैं, है ना? और ध्रुव से पूछा गया कि तुम्हारे अंदर क्या है, बोले कार्बन, ध्रुव तो सच बोल ही रहे हैं। अब देखो अभी तक आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है आपको कि नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म में होती है। मैंने बताया था कि चक्र के अंदर जितने भी पोषक हैं वो 2 प्रकार से जाएंगे, पहला गैसियस, दूसरा सेडिमेंट। अभी हम गैस वाली चीजों को पूरा कर रहे हैं, तो हमने उसमें से एक गैसियस देख लिया चक्र, कौन सा? नाइट्रोजन। 2 तरीके के चक्र होते हैं, गैसियस और एक अवसाद सेडिमेंट। गैसियस वाले में पहला कवर हो गया नाइट्रोजन। आ जाओ सूरज, नाइट्रोजन चक्र लाए बना के। गुड, बैठ जाओ। तो नाइट्रोजन चक्र जो है बना गया, आ जाओ इसमें। त्रिपाठी जी बना के लाया नाइट्रोजन चक्र? सर बना के लाया। गुड, आज बाहर भी निकाल देता था, सामूहिक विवाह में पहले तुम्हें बैठना पड़ता है, लेकिन निकाल। सूरज तो देखिए अच्छी कमेंट कर रही है, क्या चल रही सूरज? सूरज का अच्छी बात चल रही है, समय भी अभी। हां सर मां तो तब टिकना ही है बेचारे के लगे करे, कुछ नहीं, यही कहते कोई दूल्हा ना आया हो, धोखे से देख लो, आधार भी है मेरे पास, पैन कार्ड भी है। चलो देखते हैं। और वजाहत को तो बहुत जरूरी है वहां होना, आशीर्वाद के लिए चाहिए कोई। अरे चाचा से आशीर्वाद ले लो, कोई नहीं मिल रहा है तो चल, है ना? अब भाई आ जाओ, ध्यान दे लो इधर, ठीक है? दूसरी बात ये कि कार्बन भी क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन तो ले लिया, लेकिन कार्बन साइकिल में मजे की बात याद रखना कि कार्बन साइकिल को यानी कार्बन को पेड़ तक पहुंचाने के लिए कोई बैक्टीरिया नहीं लगेगा। पेड़ खुद ही इतने समझदार हैं कि कार्बन हमें चाहिए तो भैया पेड़ कार्बन ले लेंगे। ये देखो ये ठीक है,
ध्यान देना इस पे। ये फॉर्मूला उतना ही आसान है। कैसे? पहले ही 6 छुपा दो दोनों में, तो ये आ जाएगा। नहीं छिपा चलो कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है पानी को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पानी भैया पानी नहीं कहोगे तो आज अरे आगे नाइट्रोजन चक्र तो आपने बनाई लिया, कल भेजा भी था। देखो ध्यान से सब लोग, तो भैया पेड़ पौधे को क्या चाहिए? H2O जल, और जल के साथ में पेड़ को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वरना बदले में वो तुम्हें देगा DP। नहीं भैया, बदले में ऑक्सीजन। अगर भाई पेड़ को तुम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोगे तो वो तुम्हें बदले में क्या देगा? ऑक्सीजन। अब तुम्हें इसमें एक ही चीज याद करनी है, बजा ध्यान देना। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O माने पानी, दोनों के 6 मॉलिक्यूल डाल दिए इतने, बदले में तुम्हें मिलता है ग्लूकोज, C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। डॉक्टर के यहाँ जब बोतल लगवाने जाओ, आपकी बात कहना C6H12O6, फेंक देगा डिग्री वो, तुम्हें अपने यहाँ बैठा लेगा। कहने का मतलब ये है कि ये वही ग्लूकोज है जो तुम पार्ले जी माने ग्लूकोज, जी माने जीनियस चला दिया विज्ञापन। कौन बता रहा था? अच्छा, तो ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज साथ में पेड़ तुम्हें और क्या देगा? CO2 लूंगा, ऑक्सीजन दूंगा, CO2 में से C खा जाऊंगा, कार्बन ऑक्सीजन फेंक दूंगा, तो पेड़ तुम्हें किसके मॉलिक्यूल वापस देते हैं? ऑक्सीजन के। ये ग्लूकोज और ये क्षमता हमें प्रदान कर दी गई है। बजा ध्यान देना, पौधे ने सूर्य के प्रकाश, यानी कि तुम कह सकते हो कि पौधा एक ऐसी मशीन है जो सूर्य ऊर्जा को डायरेक्टली किसमें बदल रहा है? केमिकल एनर्जी। कौन सी मशीन है जो सूर्य ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल सकती है? वृक्ष। और हम क्या कहते हैं? पेड़ मत काटो, क्योंकि चिपको आंदोलन के तहत पेड़ सुंदर लग रहे हैं। सुंदर नहीं होते हैं, बेसिक एलिमेंट है। आ जाओ, बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट। अगर पेड़ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करेगा, एक पेड़ को हवा, धूप, पानी सब चाहिए, समझ गए? अब बैठ जाओ, बात माना कमेंट, देखो बाहर जा कर लेना कमेंट। पेड़ सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण, और पेड़ को क्या दिया? CO2 H2। CO2 हमने दिया नहीं सर, वातावरण में पहले से ही होती है गैसें, पता है ना, चार्ट दिखाया था लास्ट साइकिल में। इसके बाद पेड़ ने तुम्हें क्या दिया? C6 प्लस ऑक्सीजन। अब तेज को लगा कि अरे इतना सारा फायदा हो गया है, इसका हम क्या कर लेंगे? तो मैंने कहा रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कर लेंगे। अब ये समझ गए, CO2 मिला पेड़ को। पत्ती किसने खाई? डियर ने। डियर को किसने खाया? कौन कह रहा? सलमान खान। डियर ह्यूमन ने, ठीक है। या फिर डियर को किसी शेर ने खा लिया, तो शेर के अंदर कार्बन पहुंचा। अब मेरी बात समझना, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, फिर ध्यान देना। पेड़ में कार्बन, कार्बन खाया डियर ने, डियर में कार्बन, डियर को किसने खाया? शेर को। तो भैया शेर में कार्बन। अब शेर दब गया 200-300 सालों के लिए, उससे क्या निकलेगा? जीवाश्म। और जीवाश्म यानी कि हम उसे पेट्रोल में फाइन करके बदल लेंगे रिफाइनरी में, और वो पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाल करके चलाएंगे, तो मोटरसाइकिल से भी क्या निकलेगा? कार्बन। वापस कार्बन कौन खींच लेगा? पेड़। तो चक्र पूरा हुआ कि नहीं? वातावरण से लूंगा, वातावरण में दे दूंगा। समझो और अच्छे तरीके से बाजार, ये समझो, ध्यान देना। ये लो, ये जो हमें ऊर्जा मिली, हमने वो ऊर्जा कैसे खर्च करी समझना। पेड़ से ये मिला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिला पेड़ से, इसे कहते हैं शुगर यानी ग्लूकोज। बात खत्म हो गई। अब देखो हम लोग कैसे खर्च करते हैं। तो भैया हमने क्या करा? ये 6CO2। सर हम CO2 का क्या यूज कर रहे हैं? यूज नहीं कर रहे हम ऑक्सीजन। जब भैया क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, तो बदले में हम भी क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पता होगा, श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन क्रिया होती है। हमने फेंक दिया, इसी में से टूट के बनता है। फिर हमने वाटर का क्या करा? तो भैया तुम यूरिन करते हो कि नहीं करते? ऐसा तो है नहीं कि आज तक जितना पानी पी रहे हो पेट में रखे घूम रहे, कुआं बन गया। एक समय बाद माँ बाप खुदाई करेंगे पेट में, अरे कुएं निकलना है, पानी निकाल। तो जो पानी तुम्हारे पेट में होता है वो तुम यूरिन के थ्रू निकालते हो। पर सर एनर्जी, एनर्जी, तो भैया एनर्जी का मतलब ये है कि ध्रुव और कलीन फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकलिटी से समझो। पेड़ जो तुम्हें दे रहा है C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। उस ऑक्सीजन और एनर्जी को हम खत्म कहाँ कर रहे हैं? तो फिर सर यही तो बेसिक चीज है कि ये जो 6CO2 हम छोड़ रहे हैं, ये वापस कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। और जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगी तो चक्र पूरा हुआ कि नहीं? अब बात समझे?
सर समझ तो गए, लेकिन और समझाइए, समझा दे रहा है, यही काम हमारा। सस्ता डायग्राम देखो, महंगा वाला दिखाऊं? महंगा वाला आपको अभी दिखा रहा हूँ। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और, अब मजा आएगा, देखते हैं कितने लोगों ने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है। ये नहीं यहीं से पढ़ी है, वैसे भी तुमने अपने जीवन में ज्योग्राफी पढ़ी, यहाँ से छोड़ी दो, यहाँ से मतलब 2 विषय में कॉन्फिडेंस होके जाना, और भी 2 बचे ना, 4 विषय में कॉन्फिडेंस होके जाना। चलो देखो, अच्छा पानी पानी पानी, तुमने ये तो देख लिया कि एटमॉस्फेयर में से, अब ध्यान देना, कंसेप्ट मत मिस करना। तुमने ये चीज देख ली कि सर सतह पर क्या होता है कि मानव जो है या जानवर भी है ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, लेकिन ये दिमाग लगाओ कि पानी के अंदर भी तो जीव जंतु हैं। पानी के अंदर भी तो सर आपने बताया था कि पादप प्लवक होते हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन। वो क्या करते हैं? वो खाना बनाते हैं, और जो भी खाना बनाएगा सूर्य के प्रकाश से, वो किसका इस्तेमाल करेगा? CO2 का, और बदले में तुम्हारे लिए क्या फेंक के दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा। तो सर वो कहाँ जा रही है? आप सुनो मजे की बात, ये है पानी, ये है प्लवक, बगल में प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाया, खाना बनाने में टाइम उन्हें CO2 की जरूरत पड़ी, ले ली, लेकिन जितने भी जीव जंतु ने उन्हें खाया, उन्हें फीड करा, तो पेड़ ने CO2 ली थी, तो जितनी भी मछलियां जीव जंतु, उनके अंदर भी कार्बन जाएगा, और वो कार्बन क्या वो जल से बाहर देते हैं? कोई मछली को देखा कि वो जल से निकल के पब्लिक टॉयलेट यूज कर रही? सर नहीं करती। उसका वेस्ट, या वो मर जाएगी तो वो कहाँ इकट्ठी होगी? जल के अंदर, जल के अंदर। ये बात समझना, प्योर कंसेप्ट है, छोटे समय में ज्योग्राफी पूरी करा रहा हूं सूरज, तो विशेष ध्यान देना। फाइटोप्लैंक्टन कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्लवक हैं वो खाना बनाएंगे पानी के अंदर। सर उनको कौन खाता है? उनको जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, जितनी भी मछलियां खाएंगी सबके पेट में CO2 जाएगा, कार्बन जाएगा, कार्बन जाएगा। अब मछलियां मरने के बाद जल के अंदर ही रह जाएंगी, सतह पे चली जाएंगी, जमा होती रहेंगी। वो भी छोड़ो, तुम लोगों ने प्रवाल भित्ति देखी, प्रवाल भित्ति भी अगर नीचे मर जाती है तो किसकी बनी होती है? सर वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी होती है? बनी होती है। उसका कार्बन भी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। अब ध्यान देना, जहां जमा हो रहा है जल के अंदर, अब ध्यान देना, एक भी सेकंड मिस मत करना। प्योर कंसेप्ट, टेक्टोनिक सिद्धांत, टेक्टोनिक प्लेट, इसे कहते हैं प्लेट विवर्तीकनी सिद्धांत। जब 2 प्लेटें आपस में क्या करती हैं? या तो टकराती हैं या दूर भी जाती हैं। अभी हम कन्वर्जेंट देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये रही ओशियन बेल्ट, तुम्हें ये दिख रहा है समुद्र, समुद्र के नीचे क्या जमा है? कार्बन। क्यों? मछलियां मर गई, प्रवाल भित्ति भी जमा है, सारी चीजें जमा है। सब जानते हैं कि ओशियन, महासागरीय प्लेट जो होती है वो भारी होती है, ये जानते हो। बगल में कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल। जब महासागरीय प्लेट और ये प्राकृतिक बल के कारण आपस में दबेंगे तो ओशियन की प्लेट नीचे जाएगी, और ये दोनों तय क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारी पृथ्वी की सतह लावा के ऊपर है, मॉल्टेन लावा के ऊपर। जब ओशियन वाली नीचे जाएगी प्लेट, ये नीचे आएगी, सबमर्ज हो गई, और ये तुम्हारी जो अर्थ वाली प्लेट है इससे रगड़ेगी, घर्षण होगा, तो क्या उठेंगे? माउंटेन्स, पहाड़ उठेंगे, पहाड़ उठेंगे। वो भी छोड़ो, जब ये आपस में प्लेटें लड़ेगी तो ज्वालामुखी एक्टिव होगा, लावा बाहर आएगा। बेटा इस लावा में पढ़ लेना, वोल्केनो से रिलीज होने वाली पर्यावरण में नंबर 1 गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जल से भी CO2 वापस वातावरण में चला जाएगा। अब बताओ, ये रहा ज्योग्राफी का कंसेप्ट, समझ आया? ये डायग्राम नहीं भूलना है। ओशियन से वोल्केनो, वोल्केनो से CO2 बाहर। तो इसका मतलब सर सतह पे तो मानव फैक्ट्री से भेज रहा है, मोटरसाइकिल से भेज रहा है, खुद भेज रहा है, लेकिन जल के अंदर भी प्रैक्टिकल फिनोमेना हो रहा है जो CO2 को बाहर कर दे रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब समझे 30 सेकंड में ज्योग्राफी। और यही चीज बड़ा मजेदार है सर, दो प्लेटें लड़ी, जल वाली प्लेट नीचे बैठी, एक प्लेट ऊपर उड़ गई तो बन गया हिमालय। हिमालय भैया न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स जो है वो इसी प्रक्रिया से बने हैं, टेक्टोनिक प्लेट से। 8,848 मीटर जो लंबाई थी वो 8,850 क्यों हो रही है? प्लेट नीचे जाएगी, एक उठेगी, आने वाले समय में 8,850 भी ऊंचाई हो जाएगी। चौंकना मत, क्योंकि प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है। तो अगर तुमसे पूछूं कि हिमालय के अंदर किस तरीके का मटेरियल है खोदने पे, सर समुद्री अवसाद मिलेगा, सेडिमेंट बनाई उसे। तो समझे, इसे कहते हैं न्यू, यानी नए वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। कोई डाउट? ये प्रोसेस डेली होगी सर? डेली नहीं, ये लाखों करोड़ों साल का मतलब डेली एक प्रोसेस है। हाँ डेली थोड़ी होगा सर, कई करोड़ साल में। लेकिन ये भी तो सोचो कि वो जितना लेवल है सब बाहर कर दे रहा है, तब तक तो मानव मेंटेन कर ही रहा है। पर्यावरण को भी, तापमान को जो है ऐसा समझो वातावरण में रोज नहीं चाहिए वोल्केनिक, लेकिन जब हो रहा है तो इतना दे दे रहा है कि पूर्ति हो जा रही है। समझ गए?
और इसी वोल्केनो में अगर तुम मेरे से और आगे ज्योग्राफी पढ़े होते तो मैं तुम्हें बताता कि ये लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद चट्टान बनता है, चट्टान होने के बाद अपरदन होता है, वेदरिंग होता है, रॉक टूटता है, मिट्टी आता है, मिट्टी में अवसाद रहता है, अवसाद नदियों में आता है। और इसी कारण पढ़ा है, किससे पढ़ा है? घर में पढ़ा है, पहले पढ़ा है, तुम्हें पढ़ा है तो मैं बात। ज्योग्राफी सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और ज्योग्राफी इतना प्रैक्टिकल है कि एक एक चीज के पीछे कारण है कि प्रेसिपिटेशन होता कैसे, यानी वर्षा कैसे सब वही पढ़ा लो जो है। सर पेपर भी दिया संडे को 26 मई को, बस लवासना हम चले जाएंगे। क्या कह रहे? सही सोच रही। चलो देखो अब आ जाओ। तो फिलहाल ये बस भैया ये लो सस्ता डायग्राम, इसे वोल्केनिक सेटिंग कहते हैं, याद रखना। अगर सवाल आ जाए ज्योग्राफी में भी कि व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनिक सेटिंग, तो भैया ये वोल्केनिक सेटिंग का ही नतीजा है। बस धर्मेंद्र लेट आऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। साथिया चल रही तभी आज 9:30 बजे वाले 9:40 में हो गए। देखो पहले घूंघट प्रथा उन्हीं लोगों की वजह से चलती थी, कोई महिला पे जाती नहीं थी। तो मैं सब तो अच्छी लग रही है, तो उन्होंने कहा ले मरे के देगी मत किसी। चलो है ना। तो ये सस्ता डायग्राम याद रखना। कॉन्टिनेंट वाली प्लेट, ओशियन वाली प्लेट सबमर्ज होगी, उठेगा लावा। तो भैया क्यों उठेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2 प्लेटें आपस में लड़ेंगी। और लेक कैसे बनते हैं? झील, जब प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चली जाती हैं तो बीच में गैप होगा, गैप होने से झील बनेगी, उसमें पानी भरेगा और तुम देखने जाओगे वो कितनी सुंदर झील है, मैं तो इसमें कूदूंगा। ऐसी यही सिद्धांत है झील बनने के, ये सारी चीजों के। खैर छोड़ो, मेरा काम ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं। अब आ जाओ इधर वापस। सस्ते डायग्राम देख लिए तुमने, अब महंगे वाले दिखाओ। ये रहा ये रहा महंगा डायग्राम। भैया पेड़ क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा खाना बनाते हैं। पेड़ों को खाना बनाने के लिए चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश तो है, पता है ना। और इनके अंदर हरी पत्तियों का रंग क्यों होता है? तो बच्चे कहते हैं क्लोरोफिल। गलत। तुमने इसका मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा। तुम्हारी आंखें वो कलर छोड़ के बाकी सब एक बार जो हर पत्ती जो होती है उसमें सिर्फ हरा कलर ही होता है क्या? क्लोरोफिल सिर्फ हरा कलर ही देता है? आज पढ़ना सिद्धांत, थोड़ा सा पढ़ना चाहते थे तो तुम्हें पता चलेगा पत्तियों में या घास में किसी चीज में हरा कलर होने के पीछे क्लोरोफिल के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ कलर भी जिम्मेदार है। जो कलर हमें नहीं दिखता, जो रिफ्लेक्शन हो जा रहा वो तो जा रहा, इसके पीछे है साइंस, एक बार पढ़ना। वो अलग चीज, वो तो तुम घटना चक्र क्वेश्चन बोलिए, बस वही तो देखिएगा। थोड़ा आ रहा है साइंस में। चलो देखो इधर बस विज्ञान नहीं है, साइंस टाइप का है वो नहीं क्या। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ों में क्या करा भैया? पेड़ों में पूछा सूर्य के प्रकाश से खाना बना लिया। अब ध्यान देना, साइकिल मत मिस करना। पेड़ों ने जितना भी CO2 लिया बदले में क्या दे दिया? ऑक्सीजन। ये रहे भैया घोड़े और इंसान, ये बदले में क्या शोषित कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं सर? CO2। मानव हो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन तुम बदले में क्या रिलीज करोगे? CO2। ये यहाँ से CO2 रिलीज करेंगे भैया, CO2 वापस वातावरण में पहुंच गया, बात खत्म। सर ये देखिए दूसरा क्या है कि अगर हमने एटमॉस्फेयर पेड़ का लिया, पेड़ दब गए। एक चीज बता देता हूँ, याद रखना, जब भी कोई जीव जंतु वृक्ष अगर ऐसी स्थल पे जलेंगे जहां पर जमीन है, जमीन वाले स्थल पे दबे और दबने के बाद चले गए, सबडक्ट हो गए, तो हमेशा कोयला बनेगा। लेकिन अगर वो नदी वाले हिस्से पे, जल वाली जगह पर दबेंगे तो हमेशा पेट्रोल बनेगा। अब तुम वर्ल्ड मैप पे देख लेना कि पेट्रोल कहां से निकलता है, वहां यही वाली स्थिति उत्पन्न हुई होगी। अब आ जाओ वापस से समझना। हुआ क्या कि ये दब गए, दबने के बाद या तो पेट्रोल बन के निकले या कोयला बन के निकले। मैं इस वाली स्टेप को काट के इधर आ जा रहा हूँ। अब सभी को पता है कि फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल सब जलाते हैं। वापस से जब तुम ये सारा इंडस्ट्रियल वर्क करते हो या जंगल भी जल जाते हैं, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो जंगल जलने से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन तो निकल ही रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, एक O, और डाइऑक्साइड मतलब जिसमें O के नीचे 2 लगा हो। तो इतना ही अंतर होता है मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड नहीं। जब ऑक्सीजन के अभाव में जलाई जाती है आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ज्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। वापस आते हैं, जब तुमने जंगल जला दिए या जंगल अपने आप जल गए,
तो जंगल से हैवी मात्रा में क्या रिलीज हुआ? CO2। जो भी चीज पेड़ से कार्बन सफर तय करके वापस हवा से जाकर के वातावरण में या वातावरण में कार्बन जा रहा है, समझो चक्र पूरा हो रहा है। बात समझ में? फिर चाहे इंडस्ट्रियल हो, फॉसिल फ्यूल हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे तुम्हारा सांस लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही क्यों ना हो, इन सारी चीजों से कार्बन का चक्र मेंटेन हो रहा है। लेकिन साइकिल तो साइकिल है। तो लो तुम्हारे लिए एक और सस्ता डायग्राम बढ़िया वाला, ये रहा अंतिम डायग्राम। इसे ही तुम्हें घर से बनाना है, इसलिए स्पेशल अटेंशन देना अब ध्यान से। जो भी सो रहे हैं सोना मत। CO2 प्रकाश संश्लेषण पेड़ों ने लिया, तुम्हें बदले में क्या दिया भैया? पेड़ों ने तो ये दिया CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड पानी, कितने कितने मॉलिक्यूल, कितने कितने मॉलिक्यूल। उसके बाद पेड़ तुम्हें क्या दे रहे हैं? सर पेड़ दे रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज और साथ में वजाहत ऑक्सीजन। मानव ग्लूकोज ऑक्सीजन का क्या करता है? ये चक्र से लेना देना नहीं है। इतना तुम्हें पता चल गया कि अगर उसके अंदर कार्बन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, तो वो भी कार्बन छोड़ेगा, रिलीज करेगा। अब उसके बाद दूसरा आ जाओ, यही सारी एनर्जी ग्लूकोज का इस्तेमाल किसने करा? मानव ने भी करा, पशु ने भी करा। सर पशु ने कैसे करा? वो शिकार करने जा रहा, किसी को मार दिया, तो सर मरने से क्या होगा? जब भी कोई डेड बॉडी सड़ेगी तब वो भी CO2 रिलीज करती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी फैक्ट है। सर हमारी गाय जो है वो मुंह चला रही थी, तब वो मीथेन रिलीज करेगी, कंफ्यूज मत होना। चावल पैडी के जो खेत होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? मीथेन। लेकिन डेड बॉडी क्या रिलीज करती है? CO2। ये ध्यान रहेगा। मरने के बाद CO2 वापस। अब जैसे ही ये सब फॉर्मूला मिला, हमने ये प्रयोग कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, पानी यूरिन से, एनर्जी हमने खर्च कर दी। अब यही सारी चीजें वापस से कहां चली जाएंगी? वातावरण में। अगर तुम वातावरण में भेज रहे हो, लेकिन ये बड़ा सौभाग्यशाली है, पेड़ इसको और भी मिल रहा है। सर कैसे मिल रहा है भैया? ओशियन, ह्यूमन, फॉरेस्ट फायर, इंडस्ट्रियल, सभी तरीकों के वेस्टों से कार्बन इसमें जुड़ता जा रहा है। और आगे चल के जब मैं तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग पर पढ़ाऊंगा ना, वैश्विक ताप, तो मजे की बात यह है कि पृथ्वी की सतह पे कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसकी बेसिक इकाई या बेसिक फंडामेंटल काम है कि वो गर्मी को अवशोषित खींचता है। और अब तुम सोचो कि जब पेड़ों से इतना कार्बन तो पेड़ ले रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कार्बन पृथ्वी की सतह पे घूम रहा है, तो ये कार्बन जो होता है वो रुक जाता है, रुकने की वजह से ताप बढ़ जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग में समझो। लेकिन ये चैन ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। लखन अभिषेक वापस से, फोटोसिंथेसिस, पेड़ को क्या चाहिए? 6CO2 प्लस 6H2O, और बदले में पेड़ तुम्हें क्या फेंक के देगा? C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन दे देता है 6O2। सर हम इसका क्या करेंगे? सिर्फ हम ही नहीं, जानवर जीव जंतु भी इसका प्रयोग करेंगे, जिससे मैंने लिखा है कंज्यूमर। कंज्यूमर माने उपभोक्ता, उपभोग करा। उसके बाद हमने रिलीज कर दी। रिलीज क्या कर दी? श्वसन क्रिया में CO2 वापस यूरिन, यानी जो पानी मिला वो यूरिन के माध्यम से, और जो एनर्जी मिली ग्लूकोज वो हमने खर्च कर दी। उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ और भी कार्बन है जो लंबे समय तक दबा हुआ था, धंसा हुआ था, या डेली के डेली शुगर फैक्ट्री से निकल रहा है। ये सभी पेड़ अवशेषित अपने अंदर लेते हैं। तो पेड़ क्या मशीन है? मतलब पेड़ तुम्हारे घर के बगल में है तो ना कि तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, तुम्हारे आसपास में हानिकारक कार्बन को भी खींच रहा है। इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कंपलसरी कर दो। जितना एरिया फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई करा है उसका 2 टाइम ज्यादा फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। समस्या थोड़ी तो कम होगी, सॉल्व तो नहीं होगी, थोड़ी तो कम होगी। अगर तुमने 5 एकड़ में फैक्ट्री लगाई है तो तुम कम से कम 10 एकड़ में पेड़ का आराम से कहीं भैया बागवानी करके छोड़ो, खत्म बात। कुछ तो बैलेंस करो। एनिमल के नीचे, एनिमल के नीचे डिकम्पोजर, एनिमल के नीचे डिकम्पोजर, रेस्पिरेशन। ये चैन समझ में आई? ये छोटी साइकिल है, लेकिन ये साइकिल जो है आगे ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने में समझने में मदद करती है। थोड़ा फास्ट गया तो बता देना, स्लो कर दूंगा। क्लासेस की जाती मिनटे रहा तो देखिए और इतने एक्टिव हो गए हैं, यहाँ से जाके भी पोस्ट डाल देंगे मैं पहुंच गया। जरूरी है क्या बात है? सिमागी दीजिए और लोग नहीं आए, यही होता है। अरे ऐसा होता ही है, बैक बेंचर ऐसे ही होते हैं। हम भी अपने कॉलेज में टीचर आके बता रही मैं आ गई, हमें अपने दोस्तों अलग से बताना था, देखा मैम ने कि मैं आ गई। अरे भाई ट्रांसलेटर मत बनो, तो चिंता खड़ी है सामने दिख रही है। हाँ पता मुझे क्या बता रहा है, देखो। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ भाई
किसी को कार्बन साइकिल में कोई दिक्कत हो बताओ, कार्बन चक्र में कोई दिक्कत हो बताओ। कंफर्म हो गया? चलो भाई अब पूछते हैं। आलोक थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बस खड़े होके कि क्या लिखा है, देख ट्राई करो। सामने भी जा सकते हो आप, सामने भी जाइए। हाँ अगर आपको लग रहा है बोर्ड में आपके वो है इक्वेशन तो वहां भी जा सकते हैं। सर जैसे एटमॉस्फेयर में हमारी CO2 है, ठीक है, वो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके द्वारा मतलब जो कार्बन है और मतलब H2O होता है उसे बनाते हैं पेड़, मतलब पेड़ के थ्रू। ठीक है। पेड़ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और बदले में क्या फेंक देते हैं? बदले में हमें मतलब ग्लूकोज देते हैं और ऑक्सीजन। ये कौन प्रयोग करता है? कंज्यूमर बोल लो चाहे एनिमल ह्यूमन बोल लो। जैसे सनी ने आपसे पूछा था T1 T2, उसी के लिए मैंने कंज्यूमर बोल दिया इकट्ठा, ठीक है? उसी चलता है, आगे का सोच से चलता है। चलो तो कंज्यूमर के बाद हाँ अच्छा पूछा नहीं था T1 T2 के कारण दो आते हैं, भूल गए? ये भी पूछा था है कल मॉर्निंग चल रही है। देखो हाँ 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। CO2 तुमने क्या इस्तेमाल करी? हाँ बहुत CO2 हमने वापस रेस्पिरेशन में, श्वसन में, और H2O क्या यूज करा? यूरिन में प्लस एनर्जी, और ये सब हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा है, पार्टी लगाना ये होते रहता है हमारे साथ के प्रयागराज में सब लड़के इसी समझेंगे। देखो सामने और बताओ कुछ बचा है इसमें? ये क्या लिखा है? ओशियन, ह्यूमन, फॉरेस्ट फायर, प्लांट, ये सब क्या होता है? ये क्या होता है? क्या ये कैसे करते हैं? इंसान ऐसे करते हैं जैसे मान लो अभी आप बैठे, आप क्लास के बच्चों को लगा कि आप क्लास में बोल रहे हैं और सबने क्या करा, अपने हाथ में मिट्टी का तेल लिया, एक माचिस ली, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप बनोगे कार्बन। क्या बनोगे? कार्बन। फिर इनके पास आ जाएंगे लौट के? नहीं लौट क्या कार्बन बनोगे? लौट क्या बनेगा? बुद्धिज्म जैनिज्म में है थ्योरी, आप में नहीं है। फिर कार्बन बन के आ जाएंगे ना। अब सामने देखो बचा, ध्यान देना, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें मुझे बतानी है। ये पूरी प्रोसेस हमने देख लिया पेट्स की, ठीक है? एनर्जी हो गया, एनिमल हो गया, श्वसन क्रिया हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इससे आपको कार्बन चक्र में एक बेसिक चीज समझ आ रही है कि अगर ये वाली मशीन कम होती, इससे हमारे फूड जो हम लोगों ने चैन के अंदर बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ पिरामिड बनाया था, पिरामिड संख्या के आधार पर बनाया था, जिसमें हिरन से ज्यादा संख्या उसके नीचे पेड़ों की। अगर पेड़ों की संख्या कम होगी तो पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर मुहिम चलाई जाती है कि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाओ। सबसे ज्यादा पेड़ किस राज्य के पास हैं? इंडिया में। और वैसे सबसे ज्यादा वृक्ष, सबसे ज्यादा वन किसके पास है वर्ल्ड में? सही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो भाई यहाँ सामने देखो, किसी और को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बताओ इस चैन में कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर प्रियंका, कन्यावती जी, फरीना, आप हाँ सर एक बात नहीं है। हाँ साइकिल चैन के अंदर साइकिल और चैन कोई अंतर है? जो अंतर है TCS में और UP SSS। हाँ ठीक है, समझाएंगे पैसे। हाँ इधर बताओ पीछे, सैफ देश को समझ आ गया? यही घर से बनानी है ध्रुव और कलीम, अब तुम पे डबल लोड। साइकिल भी और नाइट्रोजन साइकिल एक तो बनाएंगे। हाँ मैं पहले नारे खड़ा ही रखा था, मुझे दो खा गया। बैच भी कर सकते हैं, आज आखिरी गलती बैच भी कर सकते हैं, है ना? अगली क्लास में वही बात है। हाँ आप काम की बातें पूछो, फालतू बातें तो मैं भी कर लूंगा। कार्बन बैच क्या तो बैच भी है, कार्बन बैच भी कर सकते हैं। वो तो मुझे नहीं पता, मैं इतना अभी पढ़ नहीं पाया सर। अब मैं 3-4 बार PhD करने के बाद पढ़ूंगा। चलो सर ओशियन वाला एक बार समझा। ओशियन वाला दोबारा बता दें। दो तरीके की प्लेट होते हैं, ये लो देख लो, डायग्राम से समझो भैया। समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं? उनमें से सबसे छोटा वाला जो खाता है होगा प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पौधों की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। जल में तो वो बुरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कर लिया? अब ध्यान दे दो इधर, नहीं समझ आया तो ये जमा हो गया। ये देखो ओशियन के अंदर बेस पे सारा कार्बन CH3 सब जमा। अब ये हुआ, इसकी बिल्कुल सतह पे यहाँ जमा होता है, क्योंकि अभी आगे चल के मैं तुम्हें जोन पढ़ाऊंगा तो आगे चल के ये भी बताऊंगा कि किनारा तट का क्षेत्र होता है, 200 मीटर तक रहते हैं इस तरीके के जितने भी जीव जंतु। और फाइटोप्लैंक्टन ये क्या है? हाँ
यही मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। देखो उसके बाद में ये हुआ कि ओशियन की प्लेट और ये भैया तुम्हारी ये प्लेट जिसमें तुम बैठे हो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप का हिस्सा, ओशियन वाली प्लेट जो होती है वो भारी होती है, हैवी होती है, तो वो सबडक्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है। ये प्लेट यहाँ से नीचे गई, ये प्लेट ऊपर आई, तो भैया जब ये आपस में रगड़ते हैं और नीचे भी क्या होता है मॉल्टन रॉक यानी कि गर्माहट, इस वजह से वोल्केनो के जरिए जितनी भी हमारे पृथ्वी यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे आपको पता है लावा है वो समय समय पे बाहर आता रहता है। अब तो काफी समय से नहीं आया, एक्टिव वोल्केनो की संख्या बहुत कम बची है। तो क्या होता है लक्षद्वीप पर आप देखोगे एक्टिव वोल्केनोस है भी, और इसके अंडमान निकोबार है, ये देखो है था हाँ वैरन। तो हुआ क्या कि ध्यान देना, उसके बाद में जब ये फ्रिक्शन और ये सब घनत्व चलता है यहाँ पे, सॉरी घर्षण, तो उसके बाद में एक तो नीचे चला गया और एक ये कॉन्टिनेंट की क्रस्ट आ गई, तो यहाँ फालतू बात है। उसके बाद ये देखो जब दोनों प्लेट रगड़ती है तो भैया इस तरीके से जो भी मैग्मा है वो बाहर आता है। अब जब मैग्मा बाहर किससे आएगा, तो जो चीज उसके अंदर डालोगे भाई, आप जो चीज बॉईल करोगे रसोई में गैस पर, उसी की तो सुगंध आएगी ना, तो बाहर क्या निकलेगा, इस वोल्केनो में जो लावा निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ओशियंस के अंदर लाखों सालों से जमा हुई हुई है। समझ गया, वो चीज पूछो जो रेलिवेंट हो, तुमसे कल कुछ और बताया तुम कुछ और पूछो, कैसे आदमी हो यार, कैसे क्या करोगे तुम तो अपने बच्चों से कहते हो तू कमा खिला और शब्द और दे, मैंने बच्चों बोला, बड़े नहीं बोला, अभी छोटे ही माइनस। चलो ऐसे नहीं होता बाजार, चीजें सीखो। अब देखो इधर आ जाओ वापस, नाउ अगले एलिमेंट पे चलते हैं, फास्फोरस साइकिल। हाँ वैसे ही बुलडोजर नहीं, चलो ठीक है, जेसीबी नहीं, जेसीबी तो मेरे पास है, 4x4 था नहीं, ट्रैक्टर चलो हैवी लोड वाला ट्रैक्टर। बाजार ध्यान देना सर, फास्फोरस का अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का भंडार क्या है, रिजर्वायर, सर एटमॉस्फेयर। कार्बन का भंडार क्या है, रिजर्वायर, सर एटमॉस्फेयर। अब कौन बुद्धिमान बताएगा फास्फोरस का भंडार क्या है? बिल्कुल सही, पहाड़ नहीं चट्टान बोलो, इसके अनुसार नैनीताल के पहाड़ बोल दो फास्फोरस के चक्कर में। तो समझिए अब क्या होता है फास्फोरस, मैंने आपको एक चीज बताई है, दो तरीके के होते हैं। कार्बन क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस। लेकिन फास्फोरस कहां से आ रहा है ये तो बताओ, चट्टान। और चट्टान कहां से आ रही, ज्वालामुखी से, सही बता रही हो बिल्कुल। अच्छा और आग्नेय और कोई बात नहीं, अब आप वापस आ जाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो दो तरीके के, अब इधर आ जाओ वापस, पोषक चक्र यानी कि अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हो तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला गैसियस होता है और दूसरा अवसाद वाला होता है, सेडिमेंट होता है। गैसियस में हमने क्या कवर कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन। लेकिन फास्फोरस की कहानी दूसरी है, ये आता है सेडिमेंट में। क्यों, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोगों ने फास्फोरस देखा है, किसी ने जरूर देखा होगा, हमारे किसान भाइयों ने देखा है, आपने तो फास्फोरस का प्रयोग करा होगा, फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं कि नहीं। बिना फास्फोरस के, बिना नाइट्रोजन के कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, अभी दो वर्ड से मैं परिचय कराऊंगा, एक होगा फास्फोरस, एक होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट को आगे तोड़ के ले जाएंगे फास्फोरस, समझ गए। शुरू करते हैं बजाज, अब ध्यान देना स्पेशली, फिर पूछोगे तुम। सबसे पहले बेसिक ये चीजें हैं, इसको देख लेना एक बार कि फास्फोरस क्या होता है, कहां से निकलता है, किस तरीके का। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसकी प्रोसेस समझो बनने की। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों ओशियन के अंदर प्लेट थ्योरी, ओशियन और कॉन्टिनेंटल। क्या होता है कि वोल्केनो से क्या निकलता है, लावा जब हार्ड हो जाता है तो किस फॉर्म में चला जाता है, चट्टान में। लेकिन ये चट्टान की अवस्था जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जटिल फॉर्म होती है। अब ये जटिलता से क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी चट्टान जो होती है उसमें अपरदन होता है, क्या होता है, वेदरिंग होता है ना, इरोजन होता है। इस इरोजन की प्रक्रिया से क्या होता है कि उसका विखंडन होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। और टूटने के बाद जो चट्टान होती है, चट्टान के अंदर जो भी गुण होते हैं वो गुण किसमें आएंगे, जो भी चीज उस टूटेगी सिंपल फॉर्म में बनेगी। अब ध्यान देना, जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाओ, लेट कैसे होगी लिखी, अच्छा चलो सिंपल फॉर्म का मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से किसमें परिवर्तित होता है, सॉइल में। और पेड़ को क्या चाहिए, मिट्टी की तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। पहुंच जाता है तुम्हारे सॉइल में,
और सॉइल में जब तुम लगाते हो बढ़िया वृक्ष है, पेड़ है, तो उसमें ये गुण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब ये तो हुई एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया ये बताओ कि नदियां जो निकलती हैं चट्टानों के पास से, ये नदियां अगर निकलती हैं तो वो अपने साथ में करती हुई लाएंगी या पर्दन करती हुई? तो अगर वो चट्टान से रगड़ के आ रही है तो चट्टान की मिट्टी को अपने साथ लेती हुई आएंगी। इस वजह से उस जल में गुण पाए जाएंगे कि नहीं? और वो जल आने के बाद सभी को पता है कि जल भैया जहां जहां से होता हुआ आएगा वो गुण छोड़ता हुआ आएगा, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ की मिट्टी में फास्फोरस के गुण मिल जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में गंगा दोआब रीजन जो हमारे आसपास का है, पता है ना? आपने पढ़ा होगा तैतीस सागर, ये सभी चीज जितना भी मलबा है वो बाहर आके गिर गया, और गिरने के बाद में किसका निर्माण हुआ? प्लेन एरिया का। तो उस प्लेन में सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब चलो देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये मिनरल जो होते हैं वो चट्टानों से सिंपल फॉर्म में आने के लिए मिट्टी में परिवर्तित होना जरूरी है। क्यों? क्या तुम में से किसी ने देखा कि चट्टान पे हरा भरा वृक्ष लगा हुआ है? सर नहीं, हमने नहीं देखा। अगर हमने वृक्ष देखा तो मिट्टी में देखा, सॉइल पे देखा। तो इस वजह से चट्टानों का जो जटिल अवस्था में होती है साधारण अवस्था में टूट के आना जरूरी होता है। बजात बात आई समझ में कि नहीं? क्यों सर? क्योंकि फॉस्फेट यदि फास्फोरस में नहीं बदलेगी, फॉस्फेट के अंदर ऑक्साइड की संख्या ज्यादा होती है और वो डायरेक्टली पेड़ कंज्यूम नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि इसके ब्रेक होने से किसमें परिवर्तित हो जाता है? फास्फोरस में। समझ गए? और ऑक्साइड क्या है ये आप पढ़ ही चुके। पता है किसी को नहीं ऑक्साइड क्या होता है? ये भी नहीं पता, ये बताओ। चलो 8वीं क्लास में 40% से ज्यादा ऑक्साइड्स मिलते हैं, ये लिखा हुआ है, देख लें 46 to 47%। अब ये प्रक्रिया समझ गए? रॉक मिनरल टूटना, सिंपल फॉर्म में सॉइल में चले जाना, या नदियों के द्वारा इरोड करके लेके आना और नदी के जल का बह के चले जाना, इन सब कारणों से जो चट्टान के अंदर फॉस्फेट होता है वो फास्फोरस की अवस्था में पहुंच जाता है सॉइल तक। यहां तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? सर ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आपने ये बताया था कि सारी नदियां जो होती हैं वो जाके कहाँ मिलती हैं? ओशियन में। तो मुझे ये बताओ कि जितना भी नदियां इरोड करके लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है? अपने में फॉस्फेट। वो फॉस्फेट ले जाएंगी कहाँ जाकर के इकट्ठा होगा? ओशियन में होगा। और सर जब ओशियन में होगा तो अभी आप आधे घंटे से हमें एक चीज पढ़ा रहे थे, वो फिर से पढ़ा दीजिए। ये एक होती है ओशियन प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसमें से भारी वाली कौन सी होती है? ओशियन वाली। जब सबडक्ट होगी नीचे जाएगी, और ये प्लेटें किस पे तैर रही हैं? सर मोल्टेन लावा पर। और जब एक प्लेट नीचे जाएगी दूसरी प्लेट उसके ऊपर आएगी तो क्या होगा भैया? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? गर्माहट की वजह से क्या बाहर आएगा? वोल्केनो से। तो वोल्केनो से गैसें वापस आ रही। भाई वोल्केनो से जो गैसियस फॉर्म में वापस आ गया, बाहर आ गया, वो तो बन गया तुम्हारा कार्बन, लेकिन उसमें से जो लावा बाहर आया वो एक समय बाद ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद किसमें परिवर्तित होगा? चट्टान में। और चट्टान में वेदरिंग होगा, इरोजन होगा। चट्टान जटिल अवस्था में, जटिल से कौन सी अवस्था में बनेगी? साधारण से। तो अपने साथ बह के क्या लेके आएगी? जो भी उसके अंदर गुण होंगे। इस प्रोसेस से फॉस्फेट जो होता है वो बन के जटिल फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट के फास्फोरस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये चीज आई, इसीलिए इसको कौन सी पोषक अवस्था में रखा है मैंने? सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या गैसियस अवस्था में रखा है? सर नहीं रखा आपने। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरेट या फॉस्फेट गैसियस अवस्था में होती ही नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चक्र पूरा करते हैं। ये रहा ओशियन वाला। सर कैसे? वर्षा या वर्षा के कारण और भी जितनी भी नदियां आती हैं, नदियां आते हुए ओशियन की तरफ जाती हैं, तो इनसे पहले तटीय किनारों के पास भी कुछ गुण छोड़ जाती हैं, वरना नदियां जाके एक दिन ओशियन में मिल जाएंगी। वही थ्योरी है। ओशियन में जाने के बाद प्लेट नीचे, पहाड़ ऊपर, पहाड़ ऊपर के साथ नीचे जो लावा है वो भी ज्वालामुखी से बाहर, ड्राई चट्टान, चट्टान से आसान हो। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि कार्बन चक्र के अंदर भी ये काम आया था और फास्फोरस चक्र में भी ये काम आ रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्फोरस का भंडार क्या है, भंडार रिजर्वायर, तो क्या बोलोगे? बोलोगे? क्या मैं लिथोस्फीयर बोल सकता हूँ? अच्छा, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते भाई लिथोस्फीयर? अच्छा चलो लो भाई, ये डायग्राम पूरा करो। लो, जिसने साइन नहीं करे कर दो। अब जरा इस डायग्राम को देख लेना, ठीक है? अभी तो मैंने बनाया, फिर मैं तुम्हें फाइन डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले याद रखना क्या होता है, ये है सबसे मेन चीज, सॉइल। अब सॉइल तक कैसे आ रहा है? तो सॉइल तक आने की आपने प्रक्रिया देख ली कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है चट्टानों से, लेकिन चट्टानों से ब्रेक होता है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है, इरोजन होता है, इससे आपके सॉइल में मिल जाता है। सॉइल से पेड़ क्या करेगा? डायरेक्टली कंज्यूम कर लेगा। कोई डाउट?
अगर पेड़ ने कंज्यूम कर लिया तो जैसे इसकी पत्ती के अंदर कार्बन पहुंचा था, जैसे इसकी पत्तियों के अंदर नाइट्रोजन पहुंचा था, वैसे अब पेड़ के अंदर एक और चीज पहुंच गई नहीं। अगर चट्टान तो फॉस्फेट टूट के आते आते फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। पेड़ कभी फॉस्फेट डायरेक्टली नहीं ले सकता, क्या लेगा? फास्फोरस। तो भैया जो फास्फोरस है वो इसके अंदर पहुंच गई। अब पेड़ को कौन खाएगा? एनिमल। और एनिमल एक समय के बाद में मृत हो जाएगा, वरना अगर पत्ती भी टूट के जमीन पे बिखरेगी तो पत्ती भी क्या करना शुरू हो जाएगी? अपघटन करता उसमें फीड करेंगे, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। अब जब पत्ती डिकम्पोज होगी तो वापस से किसमें मिल जाएगा? सॉइल में। वापस से किसमें मिल जाएगा? सॉइल में। और सॉइल से वापस चलेगा। एक चैन समझ में, एक सीरीज समझ में, एक साइकिल समझ में। अब इसी के साथ में बाकी साइकिल में एक ही प्रक्रिया थी। नाइट्रोजन का एक चक्कर पूरा हुआ, कार्बन का एक चक्कर पूरा हुआ, लेकिन इसमें दोनों चक्रों को साथ में पढ़ना है। कौन से चक्कर को? इधर हो गया, आपने देख लिया सतह पे हो रहा है, लेकिन दूसरा चक्कर भी यहीं से समझना पड़ेगा जो जल की भूमिका निभा रहा है, जल वाले। कौन सा वाला? अब ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट यानी ये सॉइल में आया। अब ये जो सॉइल है वो नदियों के द्वारा ले जाया गया, ओशियन में जाके डिपॉजिट हो गया, जमा होना शुरू हो गया। कोई डाउट? ओशियन में जब ये जमा होना शुरू हो गया तो ओशियन के अंदर वापस से प्लेट वाला सिद्धांत लगा। और ये आपसे मेरा सवाल है कि पहाड़ बनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक प्रोसेस होता है, किसी ने पढ़ा कि पहाड़ बनने को, जब पहाड़ उठते हैं, क्रस्ट से निकलते हैं, तो मैं तुम्हारी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं बेटा, उसे ओरोजेनी बोलते हैं। OROGENY। ओरोजेनी का मतलब होता है कि जब माउंटेन्स तैयार हो रहे हैं, माउंटेन्स, ओरोजेनी, समझ गए? तो उसके बाद क्या होता है कि अब खुद दिमाग लगाओ, जितना भी फॉस्फेट है वो नदियों के द्वारा ले जाया जा रहा है ओशियन के अंदर। और अभी ओशियन में सर आपने बताया कि ओशियन प्लेट जो है और इसके साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी। ओशियन प्लेट नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर आएगी, और फिर भैया ज्वालामुखी से क्या होगा? निकलेगा लावा निकलेगा ड्राई। लेकिन ये जो लावा निकल रहा है किसका निकल रहा है? तो जितना भी ओशियन के अंदर डिपॉजिट है फॉस्फेट वही तो निकलेगा ना। और वापस से किस अवस्था में आ गया? चट्टान की अवस्था में। और जब ये चट्टान की अवस्था में आया तो इसके अलावा एक और भी ज्योग्राफी के अंदर प्रोसेस होता है, लिथोग्राफी करके उसको बोलते हैं, कि जब बहुत समय तक इस तरीके की चट्टान एक अवस्था में रहती है तो प्रेशर के दबाव के कारण वो अपने एसेंशियल मिनरल्स को वापस पा जाती है, कॉम्पैक्ट अवस्था में। ठीक है, उसके बाद से जब ये चट्टानें बन गई, ध्यान देना मेरी बात, ये रहा सेडिमेंट, अपलिफ्ट, माउंटेन, और ये चट्टानों में वापस से इरोजन शुरू होगा, वेदरिंग शुरू होगा, तो ये टूट के वापस से कहां जाएंगे? मिट्टी में। और मिट्टी में क्या लगेंगे? पेड़ लगेंगे। फिर पेड़ की पत्ती में क्या जाएगा? फॉस्फोरस जाएगा। फिर फॉस्फोरस वापस आएगा। इसी को कहते हैं फॉस्फोरस साइकिल। कोई डाउट हो? 2 मिनट दे रहा हूं, पूछ लो। एक बार चक्र समझ लो, वरना मैं उठा के रैंडमली पूछूंगा कि क्या हुआ चक्र में, क्या समझे? पेड़ फॉस्फोरस ले रहे हैं, फॉस्फेट ले रहे हैं, कैसे प्लेटें, क्या कौन सी बैठ रही, कौन सी उठ रही, कैसे बनते हैं माउंटेन, कैसे डिकम्पोजिशन काम करते हैं, देख लो, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, फॉस्फेट तोड़ने के बाद फॉस्फेट जो है वो चट्टान में जटिल अवस्था में ऑक्साइड की संरचना। कुछ नहीं। जब एक चीज आप बताओ, आपके पास में भी रोटी है हैवी, अब आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में क्या हुआ? आपकी जितनी जरूरत है उतनी चीज आप ले लोगे, क्या? तो ऑक्साइड से कमी, ऑक्साइड चले जाता है, आप क्या करोगे? हो गया? बताओ, इसमें कोई डाउट हो? फॉस्फोरस साइकिल में तो बताइए। ये रही फॉस्फोरस साइकिल। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले किसी साइकिल को देखने का एक सिद्धांत है कि साइकिल ऑब्जर्व करो। मुझे इसमें माउंटेन दिख रहे हैं, रॉक दिख रहे हैं, मुझे सर एनिमल दिख रहे हैं जो कि प्लांट खाते हैं, नीचे मुझे आपने साइड में पढ़ाया था कि अपघटन कर्ता होते हैं वो दिख रहे हैं। अपघटन कर्ता में लाइकेन, मॉसेस ये सब पढ़ते हुए आए थे, याद आ रहा है सब? 2 तरीके की थी, डेट्रिटी बोर्ड्स, सेप्रोट्रॉप। तो फिर आपने ये बताया कि ये जब निच्छालन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो वापस से मिट्टी कहाँ जा रही है? नदियों के जरिए बह के किसमें जा रही है? जल वाले ओशियन। और इसी ओशियन से जब ओरोजेनी होगी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण, तो वापस से लावा निकलेगा। लावा किसमें बनेगा? चट्टान में। चट्टान में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के माध्यम से चट्टान हार्ड फॉर्म में फॉस्फेट को वापस बना लेगी। और फिर जब भी नदियां कटान करती हुई लाएंगी या फिर वेदरिंग होगा तो वापस से क्या होगा? यही फॉस्फेट फास्फोरस में परिवर्तित होते होते ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ये अवस्था चलती रहती है।
तो सर इसमें गैस का कोई काम नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस किस अवस्था में? सेडिमेंट, अवसाद, क्योंकि यहाँ पर गैसियस का कोई रोल है ही नहीं। अब बढ़े आगे बायोम्स पे, यहां तक कोई डाउट? सूरज क्लियर हुआ? सपना पीछे, प्रियंका अगर इसमें कोई चीज मिस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक आपको पता ही है। फिर पोस्ट डाल दूंगा मैं कि बना के लाए चक्कर, वरना क्लास में नहीं बैठने दूंगा ध्रुव कलीम की तरह। डायग्राम दिखाओ पीछे लो। और कोशिश करा करो कि जितनी भी साइकिल है ना, एक बार हाथ से बना लिया करो, उससे आपका फायदा रहेगा कि अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो ये साइकिल आपको बनानी पड़ेगी। ऊपर से प्रीलिम्स में इसी साइकिल को उठा करके रख देगा सवाल। नाइट्रोजन चक्र पे सबसे ज्यादा सवाल है, किस पे सवाल बिल्कुल नहीं मिलेंगे? वाटर साइकिल पे। किस पे सबसे कम मिलेंगे? कार्बन साइकिल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, समझे सर कि नहीं? इसको बना लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर हम चलते हैं जीबोम पे। बायोम बायोम बायोम। सॉइल के ग्रीन कलर में क्या लिखा है? सॉइल से ग्रीन कलर में क्या लिखा है? मिट्टी। सबसे ऊपर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि। अच्छा दिखता छोटा फंड हो जाता है, चलो हाँ मिक्सअप। अभिषेक समझा? गुड। ये याद रखना, एनवायरनमेंट की लिंकेज पूरी की पूरी ज्योग्राफी से है, सारी प्रोसेस वहीं से आई। तो अगर तुम्हारी ज्योग्राफी स्ट्रांग, तो तुम्हारी एनवायरनमेंट इज लाइक, अरे सर बड़ी माचिस की डिब्बी की जगह आपने छोटी सी दे दी दिल्ली। लेकिन अगर तुम्हारी ज्योग्राफी वीक, तो तुम्हें एनवायरनमेंट भी ऐसा लगेगा क्या पढ़ा दी। हाँ ओशन से ऊपर, अच्छा उसके ऊपर सेडिमेंट, अवसाद। हाँ अवसाद के ऊपर अपलिफ्ट, और अपलिफ्ट के बगल में माउंटेन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओरोजेनी। तो कौन कौन से चक्र पूरे हो गए? नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर आप पढ़ के आए, सल्फर, और इसके अलावा एक और होता है वाटर वाला। जल वाला तो छोड़िए, जल वाला तो मैं डायरेक्टली यहाँ बुला के टेस्ट ही ले लूंगा ना आपका। जल चक्र में तो अगर किसी ने गलती कर दी तो समझ जाओ एनसीईआरटी वीक है तुम्हारी। हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर आगे बढ़े। सबका समझ आया? बना लिया? गुड, बड़े सुंदर कर लिया, ठीक है। लो भाई पहले एक डेफिनेशन पढ़ो, बड़ा अच्छा। मैंने आपको सिर्फ बायोम का एक परिचय दिया था कि क्या होते हैं बायोम, क्या होते हैं बायोम, मैंने बताया था। लेकिन एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेना। बायोम को हिंदी में जीवोम कहते हैं, बताइए सभी को। तो जीवोम पौधों और जानवरों के समुदाय को संदर्भित करता है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वर्ड ध्यान देना, प्राकृतिक रूप से, जो अक्सर उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। English वालों, a biome is a large geographical region characterized by a specific set of environmental conditions such as, अब यहाँ नोटिस करिएगा, climate, soil type, topography and vegetation। क्या होता है टोपोग्राफी? कौन बताएगा? बताओ भाई। क्या सनी ट्राई करो, टोपोग्राफी तो आपको पता होगा। सूरज टोपोग्राफी? सर मैं भूल गया। हाँ बिल्कुल, आपको सर ने बताया ही दिया, पढ़ाया होगा, पढ़ा होगा। अब याद आ गया। हाँ लिख लो। आपको स्लाइड तो मिल ही जाएगी, क्यों पैनिक कर रहे हैं आप? चलिए लिख लीजिए, हाथ से लिखने की आदत है जिसकी तो अच्छी बात है। पृथ्वी पर कितने 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 बायोम है? कितने अभी तक? इसमें से मेजर कौन से जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने, समझने हैं? कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने शंकुधारी वन देखे हैं? देखे हैं? शंकुधारी वन बताया था मैंने अनुकूलन में कि जब बर्फ ज्यादा गिरती है तो उनको पता है कि हम इस अवस्था में फैले रहेंगे तो बर्फ गिरेगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इस वजह से वो खुद को किस कॉनिकल शेप में ले आते हैं ताकि जब उनके ऊपर बर्फ गिरती है
स्लोप से निकल जाती है। तो ये एडेप्टेशन है ना स्पीशीज के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं, बताओ टाइगा की टुंड्रा क्या बोलते हैं? शंकुधारी को टुंड्रा बोलते हैं। अच्छा अभी रुको, कॉनिफेरस उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं? अच्छा कॉनिफेरस को कहते हैं। वाह, सब लिख के लाया अंग्रेजी हिंदी में, पता है मुझे, रहने दो तुम, छोड़ो इधर देखो कंसेप्ट पे, चलो आगे बढ़ो। चलो ये देखो, ये रहा, देखो काइंड्स ऑफ बायो। सबसे पहले तो बेसिक एक चीज मैंने आपको बताई थी, है सब जीवोम पढ़ने से पहले, बस ध्यान देना, जीवोम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। और मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक भी पढ़ा दिए हैं, काट दिए। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब वो होता है जहां पर जैविक अजैविक इकाई आपस में, बच्चों बात मत करना, कन्या के सामने देखो, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो बाहर डिस्कस कर लो, बाहर ध्यान देना ही। मैंने आपको ये बताया था कि अजैविक जैविक घटक जो होते हैं जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं, लेकिन सिर्फ अजैविक जैविक से नहीं, अजैविक अजैविक से भी करता है, जैविक जैविक से भी करता है। अभी तक मेजर काइंड्स ऑफ बायोम जो जीवोम की बात हुई है वो देख लो। रेन फॉरेस्ट, अब ये बताओ रेन फॉरेस्ट किस स्थान पर पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल आप सही करें, कहां पर? अब जैसे अभी आप एक कनेक्शन समझेंगे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सही बता रही हैं आप पल्लवी, आपने आंसर ठीक दिया, गुड। डराना आवश्यक। ये लो जरा इसको पढ़ो, बजात आप कह रहे थे हिंदी में, पढ़ लो। बायोम के 5 प्रमुख प्रकार हैं, देखो मेजर 5, लेकिन आगे जाके डेफिनेशन में पढ़ लो कि अन्य श्रेणियों में भी वर्गीकृत या विभाजित किया है। जैसे चलिए घास का मैदान, वन, रेगिस्तान और टुंड्रा। हालांकि इनमें से कुछ बायोम को और अधिक विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कौन सा वाला? बिल्कुल 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 सब दिया, ये तो समुद्री आप कह रहे हैं बेटी, लेकिन ठीक सवाल है आपका, बाजार मिल गया। चलो भाई आ रहा हूं, ये लो देखो, ये रहा। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर आपको एक चीज दिमाग लगाना है। अभी आपने कुछ मिनट पहले डेफिनेशन में एक चीज पढ़ा, डेफिनेशन में आपने पढ़ा सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, मौसम, स्पीशीज, इन चीजों की वजह से जिस जगह का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है और वहां पर या तो सामान्य या विशिष्ट बदलाव देखने को मिलते हैं, वो उस जगह का क्या बनाता है? तो भैया वही तो एक पर्टिकुलर बायोम बन जाता है। अब अगर मैं तुमसे इन दोनों को बात करूं तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ पर वृक्ष कम है, इसका मतलब यहाँ पर बरसात कम होती होगी, जैसा तापमान चाहिए वो कम होता होगा, आर्द्रता कम होती होगी। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ वर्षा अधिक होती होगी, यहाँ सारी चीजें उपस्थित होती होगी, यही तो बात। अब बिल्कुल इधर आ जाओ, इस वाले रीजन के बारे में क्या कहोगे? तो सर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता होगा, फॉल होता होगा, टेम्परेचर नेगेटिव में होता होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर माउंटेन पे पाई जाने वाली प्रजाति और कहीं प्लेन पे पाई जाने वाली प्रजाति में क्या कुछ सामान्य या एक जैसे डिट्टो गुण देखने को मिलेंगे क्या? अगर मिलते होते तो तुम्हारे पीलीभीत में ब्राउन बियर नहीं देखने को मिलता, यहाँ देखने को मिलता पोलार बियर। अब तुम बेचारे पोलार बियर को ले जा रहे हो रेगिस्तान और तुम कह रहे हो नहीं नहीं इस बायोम में भी रह लो, तो क्या होगा? निर्मम हत्या होगी उस जीव की। समझ में आई बात? तो याद रखना हर जगह का एक अपना इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र होता है और विभिन्न विभिन्न जगहों के पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं और यही जाकर के मिलकर के बायोम बनाते हैं। अब जरा इसको भी पढ़ लो एक बार। सफेद से पीला बना है, सफेद से पीला, एक बार इसको पढ़िएगा, देखिएगा नीचे क्या लिखा है। पृथ्वी पर क्या हर जगह पहाड़ है? नहीं, कुछ विशेष स्थान पर। हाँ, क्या पृथ्वी पर हर जगह मरुस्थल है? नहीं, कुछ विशेष स्थान पर, क्योंकि ताप, मिट्टी एवं अन्य जैविक घटकों से प्रभावित होता है। सबका अपना अलग अलग इकोसिस्टम है कि नहीं है? बताओ। शाबाश। अब देखो तुम्हें आगे थोड़ी सी करंट से रिलेवेंसी जोड़ूंगा। ये रहा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो विश्व भूगोल के अंदर एक टॉपिक आता है बायोग्राफी जीवोम का। इसमें चैप्टर है कि बायोम को प्रभावित करने वाले कारण। अभी मैंने आपको जो अलग अलग तरीके के बायोम्स दिखाए हैं जिसमें मेजॉरिटी 5 प्रकार की होती है, उन्हें प्रभावित करने के लिए ये जिम्मेदार है। बजा देखो, औसत तापमान, मौसम, सॉइल, क्लाइमेट, यही सारी चीजें। ये देखो
ये लो पहले इसे देखो, इंग्लिश में भी लिखा है, चिंता मत करना, ठीक है। बड़े आगे, अरे अभी एक्सप्लेन करेंगे, काहे परेशान हो गए। ये देखो अब आ जाओ, ये है डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीनोम का। कैसे? तो जरा मेरे साथ ध्यान देना, इस ग्राफ में एक एक्सिस पर अगर उसके ऊपर एक तरफ को x मान लो, नीचे को y मान लो, तो एक पर क्या शो हो रहा है सर? ताप, टेम्परेचर, और जस्ट नीचे वाले हमने एक बात पर क्या दिखाया है? रेन, वर्षा। अब जरा ध्यान देना, ध्यान, वजाहत बहुत अच्छे से। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किस जगह पाए जाते हैं? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अधिक वर्षा कहाँ होती? भूमध्य रेखा, बिल्कुल ठीक, वहां पाए जाएंगे, वहां पाए जाएंगे। तो सर यहाँ पर इनको जितना टेम्परेचर चाहिए होता होगा, 25 से 30 डिग्री का तापमान वो मेंटेन रहता होगा, और साथ में अत्यधिक वर्षा होती होगी। अब इस ग्राफ को जरा पुट करने की कोशिश करना, टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? ये, और वर्षा क्या हो रही है? ज्यादा। ठीक, अब वापस आ जाओ, डेजर्ट के रीजन को देखो, डेजर्ट वाले रीजन को, ये डेजर्ट के रीजन में तापमान कैसा है? ज्यादा, लेकिन वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर से भी कम। ये इस बार ग्राफ को पढ़ने का तरीका है। क्या होता है कि अगर आपसे ये दे दिया जाए, मैं अभी आगे इसको बना के लाया हूँ फिल इन द ब्लैंक करके, और सिर्फ मैं जगह को मार्क कर दूं कि इतना टेम्परेचर है और इतने यहाँ पर रेनफॉल है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें टुंड्रा की बात हो रही है, टाइगा की बात हो रही है, कॉनिफेरस की बात हो रही है, ट्रॉपिकल की बात हो रही है, या आप किस चीज का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे कर रहे हैं। ये बात आई समझ में? तो इस ग्राफ को पढ़ना, बेसिक एनसीईआरटी का ग्राफ, बता समझ में आया? अब देखो जैसे इसी को ले लो, कॉनिफेरस, शंकुधारी में, तो इनके लिए तापमान कितना चाहिए औसत? और बारिश कितने सेंटीमीटर आपके सामने? चलो फिर आगे आ जाओ। ये लो, अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो अब उल्टा हो गया, कैसे? बारिश ये रही और तापमान ये रहा, तो देखो जरा टुंड्रा बंजर, कुछ नहीं वहां, -10। अब जब इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इतनी ज्यादा ठंडक है वहां पर, तो यहाँ पर वृक्ष होंगे क्या? ज्यादा नहीं होंगे ना, तो वृक्ष नहीं होंगे तो फिर रेन हो जाएगी यहाँ पर, बाकी सब तो छोड़ी दो, वर्षा हो जाएगी क्या? नहीं होगी, तो वर्षा देख लो कहाँ जाएगी। कहने का मतलब ये है, इस तरीके के ग्राफ देख के आप घबराए नहीं, इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, और ये बहुत बेसिक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन क्या है कि ग्राफिकल चीजों पर रखना आना चाहिए। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में लेके सारी चीजें पढ़ी है ना, तो आपको थोड़ी बहुत चीजों की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही होगी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिंकेज के साथ साथ, है ना। सूरज, ये देखो मेन बायोम इन द वर्ल्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखो आइस शीट लिखा है, पोलर डिजर्ट लिखा है, तो रिप्रेजेंट कर दिया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? पढ़ो, कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच। ये मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकी अवस्था क्या है, कैसे बनते क्या। हाँ, बस एक बार फैक्ट देख लो कि पीसीएस में फैक्ट पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, यहाँ पर सर अभी भी लोग विदाउट कपड़े मतलब पत्ते से लिपेट के रहते हैं भूमध्य रेखा में, कह सकते हो। अच्छा, अभी हाल ही में देश के पीएम जो है वो एक कहीं पर विजिट किए, कहाँ? Maldives was the part of controversy, but he visited Andaman Nicobar Islands. लक्षद्वीप गए थे, कहाँ गए थे? सर वैसे तो कई जगह गए। अरे आप बेसिक अखबार भी नहीं पढ़ रहे हो। कोई कहीं घूमे में क्या एक बात नहीं, इन्हीं के घूमने से एक सवाल आएगा, उस सवाल से आप जीवन भर अधिकारी नहीं बन पाओगे। अयोध्या की बात ही नहीं हुई, अंडमान निकोबार आइलैंड पे जाकर के उन्होंने इमेज पोस्ट करी थी। मैं तुम्हें क्यों करेक्ट कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड पर किस तरीके के वन पाए जाते हैं, किस तरीके के वन पाए जाते हैं, सीधे स्पेशली पाए जाते हैं। कनेक्टिविटी समझा करो भाई, मेघना बन नहीं, बस आप तो शांति रहे। मेरे कहने का मतलब है देखो जोक बस शट अप,
जोक्स अपार्ट, लेकिन कहने का मतलब ये आप डेली चीजों पर नजर रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल कंडीशन क्या हो रही है और क्या चल रहा है, और यही से सवाल बनेगा। जब आपको भी यही नहीं पता कि वो कहाँ गए थे, कंट्रोवर्सी कहाँ की है, तो आप अपने आईक्यू को खुद चेक कर लो कि आप किस लेवल पे चल रहे हो। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, देश का पीएम ने जाकर के 3 मालदीव के ऑफिसर सस्पेंड हो गए, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें। आ जाओ, खैर ये लो, इनके बारे में एक न्यूनतम जानकारी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये लो, एक बार इसको पढ़ लो, फिर आगे क्वेश्चन है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट का पूरा यूनिट है एनवायरनमेंट में, और जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं तो तुम्हें मुझे ग्लोब बना के ही समझाने पड़ेंगे कि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ऊपर। वजाहत क्या लिखा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाला। अभी आगे जाके आपको मैंग्रोव पढ़ाऊंगा तो मैंग्रोव पता चलेगा, आपको एक रोक लेते हैं, लेकिन उनसे भी पहले प्रवाल भित्ति वो भी रोक लेती है। देखो इस चीज को सीरियसली लेना, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को बहुत सीरियसली लेना। जोक्स अपार्ट, आपका सीएससी अभी तो आंसर मार्क है उसमें, तीनों ही उत्तर ठीक है, लेकिन ये पूछ लेता है। अब देखो प्रवाल भित्तियों के बारे में लिखा हुआ है, हाँ भी आगे उसकी, अरे भैया कोरल पॉलिप और तुम्हें जू एंथेला करके सब भी आगे पढ़ाऊंगा। ये जो लास्ट के समय पे तुम्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ये आगे की स्टोरी है क्या? आज तीनों साइकिल पढ़ ली ना। ये देखो सागौन की लकड़ी आती है ना घर में, कैसी है वो? ये देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीएससी 2015 का, तो खैर छोड़ी दो, ओनली 1 ओनली 2 का ही सीन चल रहा है, उन्होंने एलिमिनेशन आउट कर दिया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है उनके अंदर खासकर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में फैक्चुअल डेटा कहाँ आते हैं, हिस्ट्री और इसमें तो आता ही है। वजाहत लो तुम्हारे लिए, फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेना एक बार लिस्ट में। अब आ जाओ वापस, इंडिया में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? हाँ, पश्चिमी घाट, वो देखो मार्ग है काजल, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसलिए मार्क करके लाया, चीटिंग भी नहीं करते। किन किन जगहों? एक तो ये पश्चिमी घाट हो गया। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर उत्तर में हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों आ जाए, नीचे लिखाओ ABC AB बोथ, तब क्या करोगे? ठीक है, सबसे ज्यादा ये बताओ वृक्षों की प्रजाति पाई जाती है कि पशुओं की प्रजाति पाई जाती है? पशुओं की। गलत है, वृक्षों की प्रजाति में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं? सब फैक्ट है, तुम्हें पता है। वापस नहीं यार खैर आ जाए। ये देखो, अब अगर तुम्हारे लिए इस चीज को मैप पर रखने को कह दिया जाए, मैं फिलहाल जो मैप के लिंक जब कर रहा हूँ कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 200 सेंटीमीटर। अब हमने जो मैप बनाया था, जरा एक बार, सॉरी ग्राफ था, इसको एक बार चेक कर लो। ये अब कुछ लिख के समझ में आई, इसीलिए मैंने कहा था फॉरेस्ट पढ़ के आना। जब छुट्टी मारोगे तो कहाँ घूमूंगा मैं? वेरी गुड, एकदम सही। चलो वजाहत, अब आप मुझे बताओ, अगर इसमें मैं आपसे डिफाइन करने को ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में आपको कितने प्रतिशत ताप और कितनी वर्षा दिखाई देती है बताओ? 0.0 से ऊपर थोड़ा नहीं, 25 सेंटीमीटर से 0 से 25 टेम्परेचर है 200 स्पेशल हिदायत, पहले फॉरेस्ट और फॉरेस्ट सिस्टम पढ़ के आना, उसके बाद फॉरेस्ट वाला चैप्टर चलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? सबसे पहले आप जाकर के एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ आएंगे, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, तब फॉरेस्ट पे आगे बढ़ेंगे। अब ये बताओ साइकिल तक दिक्कत है किसी को? पहले ये बताओ, क्योंकि वरना आप टुंड्रा को टाइगा में ले जाओगे, एवरग्रीन को कॉनिफेरस में ले जाओगे, और उसके बाद जरे कहाँ ले जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बस ये देखना था कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक पे कॉन्फिडेंट है वो कितना है ना? ये चीज समझ आई? 3 पोषक चक्र समझ आए? पहले तो ये बताओ, नाइट्रोजन अगर कोई बनाने को बोले, कार्बन बनाने को बोले, फास्फोरस बनाने को बोले, पढ़ा लो, बना लो पक्का? तो आ जाओ भाई, नाइट्रोजन वाला कौन समझाएगा? आओ इनिशिएटिव लो, आओ भाई धर्मेंद्र। हाँ ये नहीं था, देखा
सबसे बड़ा तो यही है। चलो आ जाओ, अब आज कोई नया तो टॉपिक नहीं शुरू कर रहा, जो बेसिक आज टॉपिक था पूरा हो गया, लेकिन आपको मैं होमवर्क 2 चीजों को पढ़ने का दे रहा हूं, प्लीज 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 पढ़ के आए। लिख लीजिए पहला, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और उनको यानी कितने प्रकार के वन हैं और वनों को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो क्वेश्चन, वन कितने प्रकार के हैं एवं वनों को प्रभावित करने वाले कारक। लिखा बजाज जी आपने? दूसरा लिखिए, दूसरा है आपके लिए क्वेश्चन कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तीसरी चीज लिखिए जो आपको बना के लाना, फास्फोरस साइकिल 2 बार बनाए। और याद कैसे हो गया? फास्फोरस साइकिल 2 बार बनाए, बाकी सारी साइकिल तो आप 3-3 बार बना के ले आए, लेकिन अगर आप फास्फोरस साइकिल नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये थोड़ा सा टॉपिक देख लो। फॉरेस्ट और ये पढ़ाना, लेकिन मैं कुछ इंट्रोडक्शन इसका भी आपको दिए दे रहा हूँ। जैसे फॉरेस्ट में तो समझ गए आपकी क्या पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल है तेज से। तेज ये बताओ ये क्या है सिस्टम? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बताओ तेज क्या नजर आ रहा है? हाँ वॉशरूम जाना चाहते हैं, बताओ भाई तेज क्या दिखा रहा है? वाह, ये पिरामिड दिखा रहा है, क्या गजब आंसर है। सर ये जलीय पारिस्थितिकी बोल सकते हैं इसको? हाँ जलीय पारिस्थितिकी बोल सकते हो आप। हाँ हाँ एक सेकंड, जैव आवर्धन, सही जैव आवर्धन है। कहाँ प्रदूषण का स्रोत कहाँ से आ रहा है भैया? बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का जो टॉपिक था वो उस स्तर पे आपको पढ़ाया गया था कि जब भी कोई प्रदूषक घुसता है तो वो मैग्नीफाई होता चला जाता है, आवर्धित होता है। उसके बाद हर स्पीशीज के पेट में क्या हो रहा है? वो जमा हो रहा है। यहाँ आपको कुछ नहीं, मैं सिंपल बताने चाह रहा हूँ कि जल के अंदर भैया जो खाद्य चलता है, खाद्य श्रृंखला, वो क्या है? ये लो बेसिक चीज पे आ जाओ। अब जल के अंदर वैसे तो जल को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक होता है खारा पानी जल और एक कौन सा होता है? ताजा पानी। ताजा पानी। सॉल्टेड वाटर होता है, सही कह रहे हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है ना? गुड गुड गुड, ठीक। अब वापस आ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप अपने आसपास में देखते हैं जल, तो आप 2 तरीके से देखते होंगे, एक रुका हुआ यानी जो स्थिर है, और एक बहता हुआ। यूपीपीएससी 2022 के अंदर यही सिंपल सी चीज पूछ ली थी कि भैया लेंटिक क्या होते हैं और लोटिक क्या होते हैं। हाँ जी, अगर हम लोटिक की बात करें तो इसे बोलते हैं सरित जीवी, और लेंटिक की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान देना है। यहाँ से तुमसे एक इंटरेस्टिंग चीज पूछूंगा मैं, बस आप बैठ गए ठीक से? आप देखो, बहते हुए जल को क्या कहते हैं? लोटिक, पक्का? चलो ठीक है। और रुके हुए को? आप जरा बताओ, सबसे ज्यादा प्रजाति, डाइवर्सिटी या स्थिर देखने को कहाँ मिलेगा? फूड चेन। कहाँ? लेंटिक में। बहते हुए में नहीं मिलेगा, अच्छा बह जाएगा। उत्तर आप ठीक दे रहे हैं कि स्थिर जल में मिलेगा, लेंटिक जल में मिलेगा, है ना? बहते हुए जल, इसीलिए कहते हैं कि भैया बहता हुआ पानी साफ होता है, तो साफ नहीं, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र बन ही नहीं पा रहा। ये बेसिक चीज है। खैर अब आगे आ जाओ, इसका उत्तर इंग्लिश में लिख दिया लोटिक, ठीक है ना? क्या आंसर होगा इसका? बाजार। सर ये सोता मानी क्या होता है? सर सोता हुआ। स्वयं 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 SWAMP। सोता हुआ। वैसे तो अनूप को भी स्वयं भी कहते हैं। हाँ सर सोता हुआ। सोता हुआ। अनूप क्या होते हैं? स्वयं स्वयं, ये दिखा रहा हूँ। लो ये देखो डिफरेंस, ठीक है? अब देखो बेसिक ट्रिक है, मैं ज्यादा ट्रिकों पे नहीं जाता। लोटिक का मतलब यही है जो लौट रहा है नदी के अंदर, ऊपर से मान के चलो
अगर धर्मेंद्र गए, धर्मेंद्र ने देखा कि कहीं से पानी गिर रहा है या चलता हुआ जला रहा है, तो उनके दिमाग में आया पैर मतलब सूरज, तो इन्होंने ये देखा कि पानी क्या कर रहा है, भाई ट्रिक है याद रख सकते हो, लौट रहा है, तो इन्होंने देखा कि भाई लोटिक अवस्था में आ रहा है। लेकिन जब ये गए, इन्होंने देखा कहीं पानी रुका हुआ है, स्थिर है, तो क्या बोलेंगे, लेंटिक। इस पर एक कॉमन PCS 2022 का सवाल था, 1 लाइनर क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, जलीय परितंत्र में ये कुछ डेफिनेशन और कुछ डायग्राम है, ठीक है, इसे मैं आपको समझा देता हूं। उससे पहले आप एक बार बस इस डायग्राम पे नजर डाल लें कि इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है। क्रैब दिख रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं, पृष्ठीय कीट दिख रहे हैं, छोड़ो किसमें नहीं है, ये बुक से जो चीजें आई है ना वो डाल दी मैंने, खैर छोड़ो, इस सब पे छोड़ो और मेन चीज पे ही आओ। ये अब ध्यान समझना, अब हम बात करते हैं ओशियन की। कंसेप्ट टाइम है, कंसेप्ट पे, ठीक है, समझिएगा। आपने भी ऐसा देखा है स्थिति कि आप मान के चलिए किसी जल क्षेत्र के पास जाते हैं और आपके सामने कोई नदी, झील या कुछ शुरू होता है, तो आपने कभी देखा है कि आप उस एरिया से धीरे धीरे करके चले और अचानक ही चले जाए अंदर? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं होता कि तट से एक कदम आगे बढ़ाया और बाकी से अंदर चले, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा क्या होता है कि तट से लगा हुआ कुछ क्षेत्र होता है, धीरे धीरे गहराई बढ़ रही होती है। ये बात आई समझ में? इसे किनारा तट क्षेत्र कह सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था ये आबादी मिलती है। और दूसरा सब कुछ छोड़ दीजिए, मैंने आपको एक तरीका बताया था, इकोटोन कहते हैं। क्रमिका याद आ रहा है? क्रमिका क्षेत्र वो होता है जहां पर ये लैंड एरिया, स्थल, और जहां पर जलीय क्षेत्र आपस में मिलते हैं, तो वहां पर हमेशा विविधता ज्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि स्थल पर एक पेड़ लगा है और उस पर कोई चिड़िया बैठती है, तो चिड़िया को डबल फायदा, एक तो वो वृक्ष के ऊपर बैठने वाले कीट का भी भक्षण करेगी और साथ ही साथ क्या करेगी, छोटी मोटी मछलियों को भी खा जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? नहीं, इकोटोन तो जहां दोनों का मिलन हुआ, इसको कोर एरिया बोलते हैं। ये रहा, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन, किनारा या तट से लिटोरल जोन। ये LITTORAL पहला बात। जरा ध्यान से इस पे ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। जल के अंदर इतनी बात याद रखिएगा मेरी, ये कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करेंगी। जैसे अगर आप एक दूर से खड़े होके देखते हैं किसी तालाब, झील को या ओशियन को, तो आपको ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए। जो आपके एकदम बिल्कुल नजदीक है, लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत कम गहराई है, लेकिन जिससे आप नीचे उतर सकते हैं, तो ये हो गया लिटरल जोन, यानी कि किनारा या तट। ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर कूद के स्विमिंग वगैरह करते हैं। इनफैक्ट ये वो एरिया है, प्रबाल पत्ती की ज्यादा गहराई नहीं होती, क्योंकि उनको ऊपर भी क्या होता है, एल्गे, तो एल्गे के साथ उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है जो खाना बनाता है। तो आप दिमाग लगाइए कि ऐसी चीजें वहीं पर होंगी ना जब प्रकाश पहुंच जाए, और जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है उसको बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं? पहले तो ये 3 बेसिक समझ लीजिएगा, आगे और लेके जा रहा हूं मैं। सबसे पहले किनारा क्षेत्र। अब अगर पल्लवी इस तरफ खड़ी है तो किनारा क्षेत्र इधर वाले को बोला जाएगा, तो अगर ये इस तरफ खड़ी होगी तो ये भी तो किनारा क्षेत्र हुआ, तो इसका मतलब लिटोरल जोन, लिटोरल जोन ये हो गया। बीच में गहरा वाला जिसको आप कह सकते हो कि महासागरीय क्षेत्र, तो वो हो सकता है पैलेजिक। कौन सा होता है? बिल्कुल चिंता मत करो, इनके सारे नाम हिंदी में उपलब्ध है, ये लो, महंगा डायग्राम। लिटोरल जोन, किनारा तट, इसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन भी बोलते हैं, लिम्नेटिक भी बोलते हैं, महासागरीय भी बोलते हैं, पैलेजिक भी बोलते हैं। लिटोरल को समझाने की जरूरत नहीं है। फिर आओ प्रोफंडल जोन, यहां पर वेजिटेशन नहीं होती। अब मान के चलो तुम प्रोफंडल जोन के अंदर ये दिख रहा होगा, इसका सामने से लग रहा होगा कि दीवार नहीं, आपको पता है कि जब आप नीचे उतर के चले जाओगे तो क्या मिलेगा, सीबेड तो मिलेगा, और क्या मिलेगा, वहां पे सब जमा होता रहता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रबाल व्यक्ति खाना बनाती हैं, फिर वेस्ट में क्या निकालती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब कहाँ डिपॉजिट होता है, और जितने भी जलीय जीव मरने के बाद कहाँ डिपॉजिट होते हैं, यही होते हैं। वापस आ जाता है कंसेप्ट में। अब उसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए, लिटोरल जोन, पैलेजिक जोन, फोटिक मिक्स्ड लेयर, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा जल के अंदर, वो कौन सा जोन होगा, और जहां जा रहा है ये कौन सा जोन है, लोग फिलअप करो। कौन आ गया माइक सर? हाँ टाइम हो गया ना। अच्छा बताओ, वजाहत, फिल इन द ब्लैंक। वजाहत ए क्या है? ए तटीय किनारा। कौन सा? तटीय। अभी है टाइम 2 मिनट। हाँ तटीय क्षेत्र। डी वाला क्या है? डी 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 प्रोफंडल।
इसमें से ऐसा जोन बताओ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वो कौन सा जोन है? सबसे ऊपर कौन सा जोन होगा? सर लिमेंटिक होगा या पेलेजिक जोन होगा या महासागरीय जोन होगा। ये डायग्राम तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट वाली जो चीज आती है ना, चलो फिर इसको तो मैं भी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बस इतना तुम्हें बता रहा हूँ कि जल के अंदर तैरने वाली जो मछली होती है इसे कहते हैं तरणक, नेक्टर। ये इनका डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी क्या होती है, क्या नाम है। जैसे मच्छर भैया नहीं पानी के अंदर डूबता, इतना हल्का होता, बैठ जाता है ऊपर जाके, विंग विंग अपने फैला करके बैठा हुआ है ना। तो भैया मच्छर को क्या बोलोगे? ना ये डूब रहा है ना पूरी तरीके से उस पर रहता है, बस जब जरूरत होती है तब चला जाता है। तो इसका नाम है न्यूस्टन पटलक, नाम ही इसका यही है। तो फिलहाल ये देखो, ये ध्यान रखना कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जो भी ट्रीज और वो वाला एक्वाटिक है एक बार उसको पढ़ लेना। ट्रीज वाला मुझे लग रहा था कि आपका बहुत वेल प्रिपेयर होगा ज्योग्राफी में, लेकिन अभी आपको थोड़ी चीजों का डाउट है। जैसे कौन, आपने रिवाइज नहीं करा, ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप एक बार रिवाइज कर लेते है ना। कम से कम आप ये तो बता दो कि कौन से वृक्ष कहाँ पर कौन सी अवस्था में है, किस जगह फॉरेस्ट है। तो टुंड्रा, टाइगा, कॉनिफेरस से बता दो। इसका सबसे पहले का झील, उसका झील ही था भाई। आ लगा हुआ था ना बहने वाली नदी।